स्टार्ट करते हैं। कल के लेक्चर में हम लोगों ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का बेसिक स्टार्ट किया है ना। सबसे पहले तो हमने फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम निडेरिया और फाइलम प्लाथिहेलमिंथस, इसके अंदर नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा कि फाइलम पॉरीफेरा जो होता है जिसमें स्पॉन्जेस वगैरह आते हैं उनमें नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता क्योंकि उनमें टिश्यू ही नहीं होते है ना। फिर फाइलम निडेरिया हमने देखा हाइड्रा, जिसके अंदर डिफ्यूज नर्वस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ नर्व नेट पाया जाता है ना। एंड देन फाइलम प्लाथिहेलमिंथस, एग्जाम्पल थी उसकी प्लानेरिया, जिनके अंदर हम लोगों को प्रॉपर नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है, CNS, VNC वगैरह वगैरह है ना। फिर हम लोगों ने न्यूरल टिश्यू के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू। तो मैंने आपको बताया था न्यूरल टिश्यू जो होता है ये 2 टाइप के सेल का ग्रुप होता है। इसके अंदर 2 टाइप के सेल भरे हुए होते हैं। पहला तो मोस्ट कॉमन कौन सा सेल है? न्यूरॉन्स, जिसको हम लोग नर्व सेल भी बोलते हैं। और दूसरा कौन सा था बेटा? न्यूरोगिलियल सेल्स, ठीक है ना, जिनको शॉर्ट में गिलियल सेल्स भी कहा जाता है। न्यूरॉन्स के बारे में कल ही हमने सब कुछ पढ़ लिया था। साइटॉन क्या है, उसका न्यूरोप्लाज्म, नीसेल्स ग्रैन्यूल, डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, माइलिन शीट, है कि नहीं। फिर एक्सॉन के आखिर में टीलोडेंड्रॉन्स वगैरह वगैरह, कोलैटरल्स किसको बोलते हैं, साइनैप्स कैसे कैसे बनता है, एक्सो एक्सॉनिक, एक्सोडेंड्रोनिक, डेंड्रोडेंड्रोनिक, एक्सोसोमैटिक, है कि नहीं। नर्व फाइबर कैसे बन के तैयार होती है, याद है? नर्व फाइबर भी पढ़ाया था मैंने आपको। बहुत सारे एक्सॉन का जब बंडल बनता है तो क्या बनता है? नर्व फाइबर। और वो भी डायरेक्ट ऐसा नहीं कि बहुत सारे एक्सॉन लिए मिला दिए, नहीं। पहले बहुत सारे एक्सॉन एंडोन्यूरियम के जरिए कनेक्ट होते हैं, फेसिकल बनाते हैं। फेसिकल के ऊपर जो लेयर चढ़ा हुआ रहता है पेरीन्यूरियम, और ऐसे बहुत सारे फेसिकल को एक और लेयर कवर करता है जिसको एपीन्यूरियम बोलते हैं, और ऐसे जाके नर्व फाइबर बन करके तैयार होता है। करेक्ट है। अब कल 2 और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया था कि पहली बात तो ये कि ये जो नर्व फाइबर होता है जब तक ये CNS के अंदर है तो हम लोग इसको फाइबर नहीं कहते हैं, हम लोग इसको ट्रैक्ट कहते हैं, याद है ना। एंड व्हेन इट कम्स आउटसाइड द CNS, जब ये CNS के बाहर आ जाता है देन वी कॉल इट एज नर्व और नर्व फाइबर, है ना। वरना जब तक वो CNS के अंदर है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर है, तब तक हम लोग उसको क्या कहते हैं बेटा? ट्रैक्ट कहते हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया था कि अगर न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीट चढ़ी हुई है तो उस माइलिन शीट को कुछ गिलियल सेल्स बनाते हैं, कुछ न्यूरोगिलियल सेल्स बनाते हैं। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ न्यूरॉन प्रेजेंट इनसाइड PNS, मतलब CNS के बाहर का अगर कोई न्यूरॉन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर का है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर का कोई न्यूरॉन है, तो उसके ऊपर माइलिन शीट बनाने का काम कौन से सेल का होता है? श्वान सेल का। याद है? वहाँ पर माइलिन शीट कौन बनाता है बेटा? श्वान सेल बनाता है। लेकिन अगर वो न्यूरॉन CNS के अंदर का है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद है, तब माइलिन शीट बनाने के लिए श्वान सेल नहीं होते। तब कौन से सेल होते हैं? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। याद है ना? भूल गए क्या? कल बताया था ना मैंने, बताया था या नहीं बताया था? वो तो बताया था ना, हाँ। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, इनका काम होता है CNS के अंदर न्यूरॉन पर माइलिन शीट बनाने का काम, और श्वान सेल का काम होता है CNS के बाहर यानी PNS में, है ना। जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर न्यूरॉन आ गए तो वहाँ पर माइलिन शीट बनाने का काम होता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया था कि जो साइटॉन वाला हिस्सा होता है, सेल बॉडी, वो देखने में कैसी अपीयर करती है? ग्रेइश, ग्रे कलर की दिखती है। बट द एक्सॉनिक पार्ट विच कंटेन्स माइलिन शीट, एक्सॉनिक पार्ट जिस पे माइलिन शीट चढ़ी हुई रहती है, वो दिखने में कैसा दिखता है अपने को? वाइट दिखता है। यही वजह है कि साइटॉन जिस हिस्से में मौजूद होता है CNS के अंदर, उसको हम लोग ग्रे मैटर कहते हैं, और जिस हिस्से में माइलिनेटेड एक्सॉन्स या मेडिलेटेड एक्सॉन्स मौजूद होते हैं उन हिस्से को हम लोग वाइट मैटर कहते हैं। याद है ना? याद है सबको? एक बात और मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कल कि जो न्यूरॉन होता है वो या तो सेंसरी होता है या तो मोटर होता है। सेंसरी मोटर याद है ना? सेंसरी मतलब इम्पल्सेस को ऑर्गन से लेगा और CNS की तरफ जाएगा, और मोटर मतलब रिस्पॉन्स को CNS से लेगा और ऑर्गन की तरफ जाएगा। अब ये न्यूरॉन मिलकर के क्या बनाते हैं? फाइबर। न्यूरॉन मिलकर क्या बनाते हैं? नर्व फाइबर बनाते हैं, नर्व बनाते हैं। अब कुछ नर्व फाइबर ऐसे होते हैं जिसके अंदर जितने भी न्यूरॉन है, पूरे बंडल में जितने भी न्यूरॉन है, सब के सब सेंसरी है। सब के सब कैसे हैं? सेंसरी मतलब सिर्फ और सिर्फ इम्पल्स को ऑर्गन से CNS की तरफ लेके आएंगे। तो ऐसे नर्व फाइबर को हम लोग सेंसरी नर्व कहते हैं, क्योंकि वो किससे बनी है? सेंसरी न्यूरॉन से बनी है। अब कुछ नर्व फाइबर ऐसे होते हैं जिनके अंदर मौजूद सारे के सारे न्यूरॉन, सारे के सारे एक्सॉन मोटर न्यूरॉन के होते हैं। किसके होते हैं? मोटर। मोटर मतलब CNS से बॉडी ऑर्गन की तरफ। तो ये जो नर्व फाइबर है वो क्या कहलाएगी? मोटर नर्व।
तो सेंसरी नर्व मतलब सेंसरी न्यूरॉन्स के बंडल से बना हुआ नर्व। अब मोटर नर्व मतलब बोल, मोटर न्यूरॉन्स के बंडल से बना हुआ नर्व। लेकिन कुछ नर्व ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर मौजूद बंडल में जो न्यूरॉन्स है वो सबके सब ना तो सेंसरी है, सबके सब ना तो मोटर है, मतलब आधे सेंसरी या थोड़े बहुत सेंसरी थोड़े बहुत मोटर, दोनों टाइप के न्यूरॉन उसके अंदर मौजूद है। तो ऐसी नर्व को हम लोग मिक्स्ड नर्व बोलते हैं, MIXED, मिक्स्ड नर्व। समझ में आ रहा है अच्छे से? तो जो नर्व फाइबर होती है, न्यूरॉन्स के जो बंडल होते हैं, नर्वस टिश्यू, नर्व फाइबर कितने टाइप के होते हैं बोल? 3, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स्ड नर्व। सेंसरी नर्व में सिर्फ और सिर्फ कौन से न्यूरॉन भरे हुए रहेंगे? सेंसरी न्यूरॉन। और मोटर नर्व में मोटर न्यूरॉन, और मिक्स्ड नर्व में दोनों रहेंगे, सेंसरी न्यूरॉन भी रहेंगे और मोटर। ये चीज़ जब हम लोग PNS पढ़ेंगे ना वहाँ पर काम आएगी। PNS के अंदर हम लोग देखेंगे क्रेनियल नर्व क्या होती है, स्पाइनल नर्व क्या होती है, फिर उसमें हमको टाइप याद रखनी होती है कि वो सेंसरी नर्व है, मोटर नर्व है या मिक्स नर्व है। तो सेंसरी नर्व क्या होता है, मोटर नर्व क्या होता है, मिक्स नर्व क्या होता है, समझ में आ रहा है? सेंसरी नर्व में सबके सब सेंसरी न्यूरॉन्स रहेंगे जो खाली इम्पल्सेस को ऑर्गन से CNS की तरफ लेके जाएंगे। मोटर नर्व में सबके सब सिर्फ और सिर्फ मोटर न्यूरॉन रहेगी जो इम्पल्सेस को CNS से ऑर्गन की तरफ लेके जाएगी। और जो मिक्स नर्व होती है उसमें दोनों न्यूरॉन रहेंगे, सेंसरी भी रहेंगे और मोटर भी रहेंगे, ले जाने वाले भी रहेंगे, ले आने वाले भी रहेंगे, दोनों रहेंगे। एकदम अच्छे से समझा, ठीक है ना? तो कल हम लोगों ने न्यूरॉन्स के बारे में पूरा पढ़ लिया था। आज वी हैव टू स्टार्ट विद न्यूरोगिलियल सेल्स। क्या बेटा? न्यूरोगिलियल सेल्स, जिनको शॉर्ट में सिर्फ गिलियल सेल्स भी बोल दिया जाता है। मैंने आपको बताया था ये भी नर्वस टिश्यू के अंदर ही मौजूद होते हैं, नर्व फाइबर के अंदर या नर्वस सिस्टम के अंदर ही मौजूद है, ठीक है ना? इनका काम है न्यूरॉन्स को हेल्प करना। इनका क्या काम है बोल? न्यूरॉन्स अपना काम बराबर से कर सके उसमें हेल्प करना, ठीक है ना? अब ये न्यूरोगिलियल सेल्स होते हैं, मैंने आपको कल भी शायद बताया था कि नर्वस टिश्यू में इनकी क्वांटिटी न्यूरॉन से भी ज़्यादा होती है। दे आउट नंबर द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन से ज़्यादा नंबर इनका ही होता है, न्यूरोगिलियल सेल्स का होता है। तो कुछ न्यूरोगिलियल सेल्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है जो कि आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 185 के ऊपर दिए हुए। देखो सब लोग ध्यान से देखो, 185 सिर्फ वो टेबल पढ़ लो, न्यूरोगिलियल सेल्स के लिए बहुत है उतना, ठीक है ना? 185 पे आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर कुछ न्यूरोगिलियल सेल्स के बारे में आपको दिया हुआ है। देखो क्या क्या है बेटा? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोगिलिया या फिर उनको ब्रेन माइक्रोफेजेस भी कहते हैं, है ना? एस्ट्रोसाइट, एपेंडाइमल सेल। ये जो 4 न्यूरोगिलियल सेल्स है ये कहाँ पर होते हैं? CNS के अंदर। CNS के अंदर मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, समझ में आ रहा है? और 2 न्यूरोगिलियल सेल्स रहते हैं जो CNS के बाहर होते हैं, यानी PNS में होते हैं। कौन कौन से? श्वान सेल और सैटेलाइट सेल, श्वान सेल और सैटेलाइट सेल। तो एक एक करके इन 6 के 6 गिलियल सेल्स को हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले कौन सा है बेटा? ओलिगो डेंड्रोसाइट। अब ये क्या करता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या करता है मैंने आपको बताया था कि जितने भी न्यूरॉन CNS के अंदर है उनकी एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट बनाने का काम किसका होता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो इसका यही मेन काम है। इट सिक्रीट्स माइलिन शीट ऑन द एक्सॉन ऑफ द न्यूरॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द CNS। CNS के अंदर जितने भी न्यूरॉन हैं उनके एक्सॉन पे माइलिन शीट श्वान सेल से नहीं बनती है। कौन से सेल से बनती है बोलो? ओलिगोडेंड्रोसाइट से बनती है। इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बाजू वाले पेज में आपको मिलेगा। देखो पेज नंबर 184 पे देख रहे हो, तो उसमें 6 डायग्राम दिए हुए। तो नीचे से दूसरा वाला डायग्राम देखो, नीचे वाली लाइन में दूसरा डायग्राम, नहीं सॉरी ऊपर वाली लाइन में दूसरा डायग्राम। ओलिगोडेंड्रोसाइट मिल रहा है, एक बड़ा सा सेल है येलो कलर का, उसकी काफ़ी सारी ब्रांचेज निकल रही है जो पूरे एक्सॉन के ऊपर क्या बना रही है? माइलिन शीट बना रही है। लेकिन ये कहाँ पर बनाएगी वो? CNS के अंदर। बस यही काम है ओलिगोडेंड्रोसाइट। देखो जरा क्या दिया है ओलिगोडेंड्रोसाइट के बारे में। दीज सेल्स हैव फ्यू ब्रांचेस, इन सेल्स में से कुछ ब्रांचेज निकलती है एंड मेनली फॉर्म द माइलिन शीट अराउंड द सेंट्रल एक्सॉन। और ये सेंट्रल एक्सॉन के ऊपर क्या बनाते हैं बेटा? माइलिन शीट बनाते हैं विच फॉर्म द वाइट मैटर ऑफ द CNS। अब माइलिन शीट ही कैसी दिखती है? वाइट दिखती है, इसीलिए उस मैटर को क्या कहते हैं हम लोग? वाइट मैटर, ठीक है ना? माइलिन एंड an insulating sheet is made up of protein and fatty substances. It allows quick transmission of electrical impulse. ये तो आपको कल ही बता दिया था मैंने। माइलिन शीट फैटी सब्सटेंसेस से बनी होती है, कुछ प्रोटीन और कुछ फैटी सब्सटेंसेस। और इसके होने से फ़ायदा क्या हो जाता है मालूम? माइलिन शीट के होने से क्या फ़ायदा हो जाता है बताओ? ये इंसुलेटिंग होती है, तो जो इम्पल्स है वो कंटिन्यू ट्रैवल नहीं करता है। कैसे ट्रैवल करता है? नोड टू नोड जंप करता है, नोड टू नोड ट्रैवल करता है, जिसके से ट्रांसमिशन क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है। तो वही सब लिखा हुआ है। अब दूसरा जो
गिलियल सेल वहाँ पर हमको दिया हुआ है माइलिन ओलिगोडेंड्रोसाइट के बाद, वो क्या है बेटा, माइक्रोगिलियल सेल, माइक्रोगिलिया, ठीक है ना, या फिर उसको ब्रेन मैक्रोफेजेस भी बोलते हैं। मैक्रोफेज याद है क्या, मैक्रोफेज रेस्पिरेशन के अंदर पढ़े थे ना, वाइट ब्लड सेल्स याद है, सर्कुलेशन रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़े थे। तो वाइट ब्लड सेल्स के अंदर हम लोगों ने देखा था कि मैक्रोफेज नाम के कुछ सेल्स होते हैं जिनका काम होता है फेगोसाइटोसिस करना। फेगोसाइटोसिस याद है, बैक्टीरिया को, पैथोजेंस को पकड़ के क्या करना, किल करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना, साफ सफाई का काम करना, कि कोई आलतू फालतू का सेल, आलतू फालतू का बैक्टीरिया, आलतू फालतू का पैथोजन ब्लड स्ट्रीम के अंदर या सेल के अंदर ना रहे। तो उनको मारने के लिए जो सेल्स मौजूद होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, मैक्रोफेजेस होते हैं। याद है कि भूल गए, याद है ना बेटा। तो WBC में हमने एक प्रॉपर टाइप पढ़ी थी इसके लिए, मोनोसाइट्स, याद है, मोनोसाइट। WBC में अग्रेनुलोसाइट और ग्रैनुलोसाइट था। अग्रेनुलोसाइट में क्या क्या था, अग्रेनुलोसाइट में क्या, ग्रैनुलोसाइट में क्या क्या था, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स। और अग्रेनुलोसाइट में क्या क्या था, दो थे, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का क्या काम होता है, देखो, लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, दो टाइप के होते हैं जो इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी, दो इम्यूनिटी बताया था मैंने आपको। कुछ लिम्फोसाइट्स होते हैं बी लिम्फोसाइट जो डायरेक्ट एंटीबॉडीज बनाते हैं बोन मैरो में मैच्योर होकर। कुछ लिम्फोसाइट होते हैं टी लिम्फोसाइट जो थाइमस में मैच्योर होते हैं। और चार टाइप के सेल बनते हैं, किलर टी सेल, सप्रेसर टी सेल, मेमोरी टी सेल। याद आ रहा है कि भूल गए, ये सब लिम्फोसाइट थे। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था मोनोसाइट, वो किसका काम करता है, फेगोसाइटोसिस का। वो मैक्रोफेज की तरह काम करते हैं ना, दे आर लार्जर सेल्स जो बैक्टीरिया को, पैथोजेंस को, दूसरे सेल्स को एंगल्फ करते हैं, किल करते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं। तो होता क्या है, हमारे ब्रेन के अंदर जो ब्लड में मोनोसाइट्स जा रहे हैं, ये मोनोसाइट्स ब्रेन में मॉडिफाई होकर एक नई टाइप के सेल बन जाते हैं, और उन्हीं का नाम क्या है, माइक्रोगिलिया सेल। उन्हीं का नाम क्या है बोल, माइक्रोगिलिया सेल, या फिर ब्रेन मैक्रोफेज भी देख वहाँ पर लिखा हुआ। ये मोनोसाइट्स का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। तो आपकी बॉडी में जो ब्लड के अंदर मोनोसाइट्स पाए जाते हैं, WBC के मोनोसाइट्स पाए जाते हैं, ब्रेन में जाकर क्या बन जाते हैं बोल, माइक्रोगिलिया या फिर ब्रेन माइक्रोफेज बन जाते हैं। काम इसका यहाँ पे भी वही रहेगा, जो ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स के थ्रू वैसे तो इजीली पहुँच नहीं पाता है, लेकिन अगर कोई बैक्टीरिया, कोई पैथोजन, कोई आलतू फालतू सेल पहुँच गए तो उसको किल करने का काम, वहाँ पे साफ सफाई करने का काम किसका है, इसी का है। समझ में आ रहा है, देखो क्या दिया है आपको। अच्छा, उसका डायग्राम भी आप बाजू में देख सकते हो, ओलिगोडेंड्रोसाइट के जस्ट नीचे दिया हुआ दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है देखो उधर, माइक्रोग्लिया सेल्स, दे आर स्मॉल साइज सेल्स विथ फ्यू ब्रांचेज, दीज आर डिराइव फ्रॉम द मोनोसाइट। किससे डिराइव होते हैं, मोनोसाइट से ही डिराइव होते हैं ये, ठीक है ना। एंड एक्ट एज अ मैक्रोफेज, और काम इसका भी क्या बेटा, मैक्रोफेज की तरफ पे काम करना, फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करना। याद है ना फेगोसाइटोसिस, आगे देखेंगे बेटा। दे गो टू द साइट ऑफ इंजरी, जिस जगह पर इंजरी हुई है या फिर डेड न्यूरॉन्स है, कोई सेल डेड हो गया है, एंड सेल डेब्रीज, सेल डेब्रीज याद है ना, डेड सेल को ही क्या बोलते हैं हम लोग, सेल डेब्रीज बोलते हैं ना। आगे देखेंगे, इन द CNS दे मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स इन द CNS, और वहाँ पर जाकर के इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करना, मतलब उन सेल्स को ठिकाने लगाना, खत्म करना, इंगल्फ करने का काम किसका होता है, इन्हीं सेल्स, यानी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करे, साफ सफाई का काम। डेड सेल, खराब सेल, इंजरी के जगह पर इंजर्ड सेल है कि नहीं, या फिर पैथोजन वगैरह, उनको किल करने का काम इनका होता है, माइक्रोगिलियल सेल्स का। समझ में आया अच्छे से। नेक्स्ट कौन सा गिलियल सेल है देख, एस्ट्रोसाइट्स। नेक्स्ट कौन सा है बेटा, एस्ट्रोसाइट्स। ये स्टार शेप के दिखने में होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, ये स्टार शेप। डायग्राम देखो आपको उसका दिखेगा, एस्ट्रोसाइट्स दिख रहा है। ये एस्ट्रोसाइट जो होते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम में हमको हेल्प कर रहे होते हैं, जिसका नाम है BBB सिस्टम। BBB, ट्रिपल B, फुल फॉर्म है ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या बेटा, ब्लड ब्रेन बैरियर सिस्टम। इसको इसके अंदर पार्टिसिपेशन, इसमें काम करने का काम किसका बेटा, एस्ट्रोसाइट का है। नाउ व्हाट इज दिस ब्लड ब्रेन बैरियर, ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है। देखो, ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन यू हैव गॉट। बाकी के सारे ऑर्गन कहीं ना कहीं किस पर डिपेंडेंट है, ब्रेन पर डिपेंडेंट। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डेलिकेट ऑर्गन इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी हर कीमत पे इसको जितना प्रोटेक्ट कर सकती है उतना प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, एट एनी कॉस्ट, जितना प्रोटेक्ट कर सकती है। इसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसको नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, दूसरे ऑर्गन से ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। इट हैज़ गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट, ब्रेन को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब वो स्पेशल ट्रीटमेंट की एक एग्जाम्पल है BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर सिस्टम। अगर आपको याद हो तो हमारे किसी भी ऑर्गन या टिश्यू या सेल तक ब्लड कैसे पहुँचता है, वी हैव गॉट कैपिलरीज, ब्लड की कैपिलरीज होती है विच आर मेड अप ऑफ सिंपल सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम सेल। याद है ना, बीच बीच में ओपनिंग्स होती है कैपिलरी में, याद है,
क्या बोलते हैं इसको, फेनेस्ट्रे, याद है ना फेनेस्ट्रे, ठीक है ना। इन शॉर्ट जो ब्लड वेसल्स होती है जो हमारे टिश्यूज तक पहुंचती है, सेल्स तक पहुंचती है, उनमें कुछ सेल्स होते हैं और फिर गैप होता है, सेल्स होते हैं और फिर गैप होता है, ऐसा सेल्स होते हैं फिर गैप होता है, टिश्यू है, सेल है, फिर गैप है, ऐसा है ना। और इस गैप के थ्रू क्या होता है बेटा, बोलो, इस गैप के थ्रू क्या होता है, कोई चीज़ अगर ब्लड से बाहर आनी है टिश्यू के पास तो वह आ जाती है ना। कोई चीज़ ऐसी है जो ब्लड में अवेलेबल थी, ये बाहर टिश्यू है, सेल्स है, ऑर्गन के सेल्स, तो कोई चीज़ ऐसी है जो ब्लड में थी, उसको यहाँ से किधर आने मिलता है, इन ओपनिंग्स के थ्रू। कहाँ आने मिलता है बोल, इन ओपनिंग्स के थ्रू टिश्यू के लेवल पे आने को मिलता है, ठीक है ना। लेकिन ब्रेन के अंदर हमारी जो ब्लड वेसल्स जाती है, ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स जाती है, उनमें जो गैप होता है ना बहुत माइन्यूट होता है, बहुत छोटा होता है। नॉर्मल ऑर्गन्स में जो ब्लड वेसल्स जाती है उनमें ये गैप, ये ओपनिंग बड़ी बड़ी होती है कंपैरेटिवली, पर ब्रेन में ये ओपनिंग कैसी होती है, बहुत छोटी होती है। क्यों बहुत छोटी होती है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। लाइक ये ब्रेन के अंदर मौजूद एक ब्लड वेसल है, तो इसमें जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, इसकी बनिस्बत काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं, काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं, इसलिए ओपनिंग भी कैसी रहती है बेटा, बहुत कम या बहुत छोटी रहती है। और इनको भी टाइट करके रखने का काम ये एस्ट्रोसाइट करते हैं। ऐसा स्टार शेप के सेल्स होते हैं, इनसे सब ब्रांचेज निकलती है, और इनका जो फूट रहता है, फूट यानी ऐसा समझो पैर वाला हिस्सा, वो ऐसा यहाँ पर इसको पकड़ के रखता है, ऐसा ओपनिंग्स को ऐसा पकड़ के रखता है। मतलब ब्लड में जा रही कोई भी चीज़, ब्लड में मौजूद कोई भी चीज़ ब्लड से बाहर निकल के ब्रेन में जा सकती है क्या, नहीं। बहुत गिनी चुनी चीज़ें हैं जो ब्लड से निकल के बाहर जा सकती है, स्पेशली जिनका साइज़ छोटा है, ठीक है ना। तो सबसे कॉमन चीज़ है जो ब्लड से निकल के ब्रेन में जा सकती है, ऑक्सीजन ज़रूरी है, वरना ब्रेन सेल क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। दूसरा न्यूट्रिएंट्स, फूड मटेरियल, ग्लूकोज वगैरह, वो सब यहाँ से ब्लड से ब्रेन में जा सकता है, ताकि जो न्यूरॉन्स है वो अपनी एनर्जी को क्या कर सके, बना सके, काम कर सके बराबर, है कि नहीं। इसके अलावा कुछ फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस भी होते हैं जो यहाँ से बाहर जा सकते हैं। फैट सोल्यूबल मतलब जो फैट में मिक्स हो जाए। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अल्कोहल, अल्कोहल कैन ईजिली एस्केप दिस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड गो इनसाइड द ब्रेन टिश्यू। इसीलिए तो अल्कोहल पीने के बाद लोग आउट ऑफ देयर माइंड हो जाते है कि नहीं। जब बेवड़ा पीते हैं, बेवड़े लोग वो लोग जब पीते हैं अल्कोहल, तो वो अल्कोहल सीधा किसको इफेक्ट करता है, उनके सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल वो लोग पिएंगे उतना ज़्यादा उनके सीएनएस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड ये अपना गटर छाप रहता है, 80 रुपये, 80 रुपये वाली बाटली, ये जो गली के चीचा लोग पी के पड़े रहते हैं, वो पीने के बाद देखो दे आर आउट ऑफ देयर माइंड। वो उनको तुम कुछ भी बोलो, अपनी हरकतों में लगे, बस उनको कुछ समझ में नहीं आया। बिकॉज दिस अल्कोहल कैन ईजिली एस्केप दिस ब्लड ब्रेन बैरियर, ये आराम से इस ब्लड ब्रेन बैरियर को एस्केप करके सेल्स में या ब्रेन के सेल्स में, टिश्यू में जाके उनको इफेक्ट करता है। एक और चीज़ है जो इसको ईजिली एस्केप कर लेती है, कैफीन। कैफीन जो चाय कॉफ़ी वगैरह में होती है, आपने देखा ना, अभी हम लोग कभी भी कॉफ़ी या चाय वगैरह पीते हैं तो थोड़ा सा माइंड जो है वो फ्रेश लगने लगता है ना, उसके पीछे भी यही रीज़न है। कैफीन भी उसी की तरह काम करता है, अल्कोहल की तरह। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली एस्केप करके ब्रेन टिश्यू तक पहुंच जाता है, जिस वजह से ब्रेन टिश्यू थोड़े से रिफ्रेश फील होने लगते हैं। बट ये सारी चीज़ें जो ब्लड ब्रेन बैरियर को एस्केप करके आपके ब्रेन टिश्यू को थोड़ा सा रिफ्रेश कर दे रही है, इनका एक प्रॉब्लम और होता है। ये रिफ्रेशिंग इफेक्ट तो प्रोड्यूस करते हैं, एक प्रॉब्लम और होता है, दे प्रोड्यूस एडिक्टिव इफेक्ट। ब्रेन सेल्स को इनकी फिर आदत पड़ने लग जाती है। फिर आप उनको वो नहीं दोगे तो ब्रेन सेल टायर्ड फील करेंगे, वो चिड़चिड़े जैसा फील करेंगे, मेरे को चाहिए वो खत्म। इसलिए तो अल्कोहल का नशा लगता है, कैफीन का भी नशा लगता है, मालूम है ना, कैफीन का भी नशा लगता है। अगर आप चाय कॉफ़ी के बहुत ज़्यादा मतलब नदीदी एकदम चाहिए ही चाहिए, तो फिर आपको उसकी लत लग जाएगी, आदत लग जाएगी। जब तक आपको चाय या कॉफ़ी नहीं मिलेगी, यू वोंट फील रिफ्रेश, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि अभी मैं सो के उठा हो जाएगा हूँ, या चाहिए इतने टाइम पे मेरे को चाहिए, समझ में अच्छे से। इसलिए कैफीन्स की भी हमको आदत पड़ जाती है, समझ में आ रहा अच्छे से क्या बोलो, ठीक है ना बेटा। और इन सारी चीज़ों को छोड़ना भी इसलिए मुश्किल होता है, स्पेशली इफ़ वी टॉक अबाउट अल्कोहल। जो लोग बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं, एकदम टिपिकल बेवड़े, हद से ज़्यादा दारू पी रहे हैं, एनी टाइम उनको देख के आप बता सकते हैं साला बेवड़ा है, ऐसा। जब ये लोग दारू छोड़ते हैं, क्योंकि लीवर उनका यूजुअली ख़राब हो जाता है अल्कोहल की वजह से, अल्कोहल को ठिकाने लगाने के चक्कर में उनका जो लीवर होता है पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है, पूरी तरीके से लीवर डैमेज हो जाता है। इफ़ समबडी इज़ कंज्यूमिंग अल्कोहल,
अगर कोई अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है ग्रेटर अमाउंट में, तो 90% चांस है कि फ्यूचर में जाके उसका लीवर सड़ने वाला है, 90% चांस। एंड लीवर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इतना कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो। उसकी इतनी अहमियत है कि खुदा ने सिर्फ एक ही ऐसे ऑर्गन को बनाया जो थोड़ा बहुत कट पिट गया तो वापस से बन जाएगा अंदर, यहीं से उसकी इंपॉर्टेंट समझ लो। लीवर के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, उसके थोड़े बहुत पार्ट को अगर काट दिया गया तो वो रीजनरेट हो जाता है, वापस से बन जाता है। उसकी अहमियत की वजह से उसको ये प्रॉपर्टी बनाने वाले ने दिया है। लेकिन जो अल्कोहल पीते हैं ना, उनका लीवर जो है वो फैटी लीवर हो जाता है, अंदर फैट फाइबर जाकर के डिपॉजिट होने लग जाता है और लीवर के सेल्स खराब होने लग जाते हैं, तो लीवर काम नहीं कर पाता है। देन उनको लीवर सिरोसिस वगैरह की बीमारियां वगैरह होना शुरू होती है, लीवर उनका सड़ने लगता है, बिल्कुल ख़राब होने लगता है। और एक बार लीवर सिरोसिस चालू हो गया, मतलब आपकी भाषा में बोले तो नॉर्मल लैंग्वेज में, लीवर सड़ना शुरू हो गया, ख़राब होना शुरू हो गया, देन इट इज़ इरिवर्सिबल। आप उसको कुछ भी ट्रीटमेंट करके दोबारा पहले जैसा कर सकते हो क्या? नहीं, नॉट पॉसिबल एट ऑल। या तो उसको वहाँ पर रोका जा सकता है सड़ने से, है कि नहीं, रोका जा सकता है, या फिर उसको ऐसे ही छोड़ दो वो और ख़राब होते जाएगा। दो में से एक ही ऑप्शन है। यू कांट मेक इट नॉर्मल लाइक दी अर्लियर वन। आप उसको दोबारा पहले जैसा बना सकते हो क्या? नहीं। तो यूजुअली क्या होता है, लोग जब हद से ज़्यादा दारू पी लेते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं, इवन बहुत ज़्यादा निकोटीन तम्बाकू कंज्यूम कर लेते हैं, और लीवर सिरोसिस एक बार चालू हो गया, लीवर सड़ना चालू हो गया, लीवर ख़राब होना शुरू हो गया, तो फिर डॉक्टर बोलते हैं नाउ यू विल हैव टू स्टॉप इट। अब तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको स्टॉप करना पड़ेगा। तो उनको दारू वीरू नहीं देते फिर, ठीक है ना, उनको दारू वारू नहीं, उनको घर वालों को बोलते कि इधर ही एडमिट कर दे, उनको घर पे मत लेके जाओ, क्योंकि तुम लेके जाओगे कहीं ना कहीं तुमसे कन्नी काट के जाएंगे और पी के आएंगे, क्योंकि वो चाहिए उनको। तो डॉक्टर उनको वहीं एडमिट कर लेते हैं, नहीं तो इनका लीवर पूरा खराब हो जाएगा, मर जाएंगे, कल मरने का आज मर जाएंगे, तो लोग वहीं पे एडमिट कर लेते हैं। तो फिर कुछ टाइम के बाद में जब उनको दारू नहीं मिलती है ना, तो उनको लिटरली हाथ पैर बांध के रखना पड़ता है, दोनों हाथ बंधे हुए बेड पे, दोनों पैर बंधे हुए, सर बंधा हुआ है ऐसा, क्योंकि वो एक स्टेट में चले जाते हैं जिसको अल्कोहल विड्रॉल स्टेट बोलते हैं। उनका ब्रेन उनके दिमाग से निकल जाता है, क्या कर रहे हैं उनको खुद को नहीं पता। कोई उनके करीब जाएगा तो उसको मार रहे, काट रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, हाँ अपना पेट पकड़ पकड़ के चिल्ला रहे, बाल नोच रहे अपना, एकदम पागल जैसा बिहेव करने लगे, एज इफ क्या हो गया इनको ऐसा। उसको अल्कोहल विड्रॉवल स्टेट बोलते हैं। उनका दिमाग काम कर देना बंद कर देता है, क्योंकि आपने अपने ब्रेन्स के न्यूरॉन्स को उसकी लत लगा दी, बिल्कुल से आदत लगा दी। अब उनको नहीं मिला तो न्यूरॉन्स बराबर काम नहीं कर पा रहे। एक सिंपल सा इंजेक्शन ऐसे पेशेंट को लगाने के लिए ना 6 डॉक्टर लगते हैं, हट्टे कट्टे 6 डॉक्टर। कोई पैर पकड़ा है, कोई हाथ पकड़ा है, कोई सीने के ऊपर चढ़ा हुआ है, कोई सर पकड़ के रखा है ऐसा, और फिर एक डॉक्टर आकर के इंजेक्शन। और वो भी इंजेक्शन कौन से लगाते हैं मालूम? सेडेटिव्स, मतलब ऐसे इंजेक्शन जो पेशेंट को नशे में रखे, मतलब नींद में रखे, ऐसा वो आउट ऑफ माइंड, हाँ पड़े रहे ऐसा, बस ऐसा पड़े रहे चुपचाप। इतनी बुरी चीज़ें होती है ये सब, तो इनसे जितना दूर रह जाए उतना अच्छा है, समझ रहे? अभी आप लोग सोचोगे सर हम लोग कहाँ ये सब करने वाले, अभी नहीं करोगे बेटा आप लोग। देखो एक एज होती है जब तक हम लोग घर वालों की निगरानी में, घर वालों के डर के अंदर रहते हैं। फिर एक एज आती है जब अपन को ऐसा लगता है हाँ घर ही वाले तो है, छोड़ो ना। हम लोगों को ऐसा लगता है कि आज़ाद पंछी हूँ मैं, है कि नहीं, पंछी बनूँ उड़ते फिर, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, मेरे घर वाले भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। अब वो एज आती है 15, 16, 17 के बाद, 17, 18 के बाद लिटरली, फिर अपने घर वाले अपने को चुभने लग जाते हैं। अभी अम्मी बोले ना बैठ इधर चुपचाप, तो तुम ऐसा बैठ जाएंगे, जान दो अम्मी बोल रहे। बाद में बोले ना बैठ इधर चुपचाप, एक तो तुम तो जब बैठ 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 जिंदगी भर बिठा के रखो खाली मेरे को, ऐसा। अम्मा अब्बा से हम लोग एकदम रिबेलियन मोड में आ जाते, एकदम रिबेल की तरह लड़ने के मोड में आ जाते, तब घर वालों की उतनी चलती नहीं हमारे ऊपर। और एक बार कहीं गलती से पैसा कमाने लग गए, देन तो यू डोंट इवन नीड देम, फिर तो तुमको उनकी ज़रूरत भी नहीं है। हाँ क्या है, जा रहा मैं तुम्हारे घर से, जाओ मैं देख लूँगा, अपनी ज़िंदगी पाल लूँगा खुद, बहुत बड़ा एहसान नहीं कर दिया मेरे को बड़ा करके, ऐसा क्या ही कर लिए मेरे लिए, मैं जी लूँगा अपनी ज़िंदगी अपनी। तो देन यू गेट आउट ऑफ देयर कंट्रोल, आप उनके कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं, है कि नहीं। फिर ये सारी चीज़ें चालू होती है। जब दोस्तों के बीच में जाओगे तो सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि पढ़े लिखे तबके में इसको एकदम नॉर्मलाइज कर दिया गया है। जाहिलों में रहे तो अलग बात है, इस चरस गांजा ये सब जाहिल लोग करे, अल्कोहल ये सब जाहिल लोग करे तो समझ में आता है। इसको पढ़ा लिखा तबका भी एकदम नॉर्मलाइज कर चुका है, इसको कूल माना जाता है, जो कूल है। आप ऑफिस में जॉब करने के लिए जाओगे, आपके ऑफिस कलीग्स, कोई सेलिब्रेशन है दारू चाहिए, कुछ स्ट्रेस आ गया है दारू चाहिए, कोई मर गया है दारू चाहिए, पता नहीं क्या है।
अजीब कल्चर, लिटरली अभी आपने इसको फेस नहीं किया है। अभी आप अपनी कॉलेज लाइफ में जाओगे, कॉलेज लाइफ में आप देखोगे आपके फ्रेंड्स को, किसी का बर्थडे, लेट्स गो सेलिब्रेट। क्या सेलिब्रेट? दारू। एग्जाम में कोई बंदा फेल हो गया, चल यार चिल करते। कैसे चिल करते? दारू। है कि नहीं? जॉब पे काम कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, ऑफिस में पार्टी है, ऑफिस के वाले खुद दारू पिए, ले तू भी पी, तू भी पी, तू भी पी, सब पियो। लिटरली हम लोग अपनी कॉलेज लाइफ के बाद, अभी जैसे किसी फ्रेंड का बर्थडे वगैरह पड़ गया, हम लोग गए उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, तो जब तक खाना पीना चलता है तब तक हम लोग एक समान रहते हैं। और जैसे ही लोग बार सेक्शन में इंटर करते हैं, तो मैं और मेरा एक दोस्त है, मुस्लिम है वो भी, हम दोनों ऐसा साइड में, जैसे हम लोगों को तलाक दे दी गई, हम दोनों उधर उतना दूर खड़े रहते हैं, उधर इसको एकदम नॉर्मलाइज कर दिया गया पढ़े लिखे सेक्शन में। आपको कूल बनने के चक्कर में फूल नहीं बनने। यू हैव कॉमन सेंस ना, आपके पास कॉमन सेंस है। थिंग विच इज डेंजरस टू योर हेल्थ, यू डोंट हैव टू टच इट। इवन इफ समबडी गेट्स अपसेट, क्या भाई, भाई की खुशी में एक बार भी नहीं, बस इतना ही चाहता मेरे को, हाँ नहीं चाहता मैं तेरे को, खत्म। नहीं पी सकता, आई एम सॉरी। पर तुमको तो मजहब भी अलाउ नहीं करता ना यार, तुमको तो मजहब भी अलाउ नहीं करता, हराम काम है कि नहीं? हमारे घरों पे अगर पता चल जाए दारू पी के आया तो बाइकाट निकाल देंगे, बेदखल। इसीलिए तो अपने अम्मा अब्बा 5-6 बच्चे पैदा करके रखे कि एक आध को कल भगाना पड़ जाए तो भगा दो। मेरे अब्बा तो हर बार यही धमकी देते थे, कभी ऐसा कोई काम करके आया तो 4-5 लड़के पैदा करके रखा हो, एक को भूल जाओ। सीधी धमकी मुंह पे आती थी, मतलब अपने आप को बहुत स्पेशल मत समझना, तेरे जैसे 4 और पैदा किए, निकल पहली फुर्सत में निकल, ऐसा समझ रहे? तो ये सबसे बच के रहना बेटा। अभी आपकी लाइफ शुरू होने जा रही है 12वीं के बाद, आप कॉलेज लाइफ में इंटर करोगे, फिर उसके बाद जॉब लाइफ में इंटर करोगे। तो शुरू में हम लोग अपने आप को रोकते हैं, नहीं ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। लेकिन इंसान कहाँ तक रोकेगा? नफ्स के ऊपर कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात होती है, अपने ख्वाहिशात के ऊपर कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात होती है। और जो उसके ऊपर कंट्रोल कर लेना, वो फिर वली सिफत इंसान बन जाता है, वो नफ्स पे काबू है। इसलिए तो इसको इस्लाम में जिहाद अकबर कहा गया। अपनी ख्वाहिशात पे काबू करके दिखाओ, ये सबसे बड़ी जंग है आपके लिए, उस पर काबू करके दिखाओ। तब कहाँ तक कंट्रोल करोगे? कहीं ना कहीं 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार, फिर ऐसा लगता है लाओ यार करके देखते। एंड डोंट थिंक लाइक आई एम टॉकिंग टू बॉयज ओनली, हाँ, गर्ल्स में भी एकदम नॉर्मलाइज हो चुका है ये सब। अब जाओ कभी बाहर कॉलेजेस में जाओ, कभी आप ये साउथ बॉम्बे के कॉलेजेस में जाओ, उधर पनपट्टी पे आप हैप्पीडेंट खरीदने जाओगे, बाजू में एक दीदी आएगी, एक गरम गोल्ड दे, उधरी अंकल के सामने ही जला के ऐसा निकल रहे। लड़कियां भी कर रही है आजकल, लड़के भी, लड़कियां। अब कूल दिख रहे अभी हम लोग, क्या फूल हो तुम लोग, डैम फूल हो तुम लोग, कूल नहीं हो, समझ रहे? ये सबसे बच के रहो बेटा, वरना इन सारी चीज़ों का इफेक्ट थोड़ी देर के लिए दिमाग पे अच्छा रहता है, मैं भी मानता हूँ, माइंड बहुत फ्रेश हो जाता है। जो लोग करते हैं उनको देख के लगता है कितना फ्रेश हो गया बंदा, पूरी रात का जगा हुआ, एक सुट्टा मारा, एकदम हाँ बोल क्या करने का है, ऐसे फ्रेश, एकदम फ्रेश। मैंने देखा एकदम फ्रेश हो जाते हैं, मैं भी मानता हूँ इट हैज़ सम सॉर्ट ऑफ इफेक्ट ऑन योर माइंड, इट रिफ्रेशेस इट। लेकिन बैक एंड पर वो जो काम कर रहा है वो ज़्यादा खतरनाक है ना। तो एक चीज़ जिसका थोड़ा सा फायदा और ज़्यादा नुकसान है, तो उसके फायदों को आप देखोगे या नुकसान को देखोगे? नुकसान को देखिए ना। डोंट प्ले विथ योर लाइफ, अपनी लाइफ के देखो। मरना अगर तुमको है, समझो 45 की एज पे तुम्हारी ज़िंदगी में मौत लिखी होगी तो मर ही जाओगे 45 पे। अच्छे तरीके से मरो ना। सड़ा हुआ लीवर है, जानवरों वाली हरकत कर रहे हो, किसी अस्पताल में हाथ पैर बांध के पड़े हुए हो, घर वाले गाली दे रहे, साला पहले ही मर गया रहता तो अच्छा रहता। ऐसी मौत से अच्छा है सुकून से घर पे लेट के, एक आध हार्ट अटैक आया निपट गए, ऐसे मरो ना यार। इज्जतदार मौत मरो, मरने का है तो एक दिन सबको ही है, इज्जतदार मौत मरो। ये क्या बेवड़े वाली मौत मर रहे तुम लोग। और फिर अलग खर्चे, डिप्रेशन आएगा, एंजाइटी आएगी, अटैक पड़ेंगे, पैनिक अटैक पड़ेंगे, फिर काउंसलर्स के पास जाओगे, साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट के पास जाओगे, 2-2 हज़ार रुपया फीस भरोगे। अब वो तुमको क्या सिखाएंगे? मत किया करो ऐसा, क्यों करते हो? ये लो ये बॉल, इसको दबाते रहने का, ये लो ये, इसको ऐसा करते, बस यही। इसके लिए 2-2 हज़ार। अरे तो बच के रहना यार, ये सबसे बच के रहना। मैं बोलता हूँ साइकियाट्रिस्ट का धंधा बंद कर दो एकदम से। साइकियाट्रिस्ट लोगों का धंधा बंद कर दो एकदम से। फालतू के काम काहे को करने का, रिकामा हरकत है कि नहीं? समझ आ रहा है? ये ब्लड ब्रेन बैरियर भी आपको बचा नहीं सकता एक बार अगर आप दारू सुट्टे के चक्कर में पड़ गए तो।
इवन इट विल फेल, ये भी आपको, इसको बहुत आसानी से वो सारी चीज़ें चकमा दे के अंदर जाती है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो इसको चकमा नहीं दे सकती है। कौन सी चीज़ें? मिसाल के तौर पर आप जो दवा वगैरह खाते हो, टैबलेट्स, मेडिसिन जो आप खाते हो, तो आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाती है, बॉडी के किसी भी ऑर्गन तक वो इजीली पहुंच सकती, ब्रेन तक नहीं पहुंच सकती। यही वजह है कि दिमाग में होने वाली कोई भी प्रॉब्लम्स है ना, उनको दवा के जरिए ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसी बहुत कम दवाएं, बहुत कम मेडिकेशंस है जो इस ब्लड ब्रेन बैरियर को एस्केप करके ब्रेन सेल्स तक पहुंच जाए। तो ये टैबलेट्स वगैरह, मेडिकेशंस वगैरह, ड्रग्स वगैरह इजीली यहाँ पर नहीं जा पाती है। दूसरी चीज़ें, बड़े बड़े बैक्टीरिया, पैथोजेंस जो और किसी बॉडी ऑर्गन को इजीली इन्फेक्ट कर सकते हैं, इन्फेक्शन दे सकते हैं, पर ब्रेन को इतना जल्दी इन्फेक्शन नहीं दे सकते। ब्रेन को इन्फेक्ट करने वाले कुछ गिने चुने बैक्टीरिया होते हैं, जिन्होंने एक बार अगर ब्रेन को इन्फेक्ट कर दिया तो फिर आप अपनी ज़िंदगी के दिन गिनना शुरू कर दो, दिन कितने बचे हैं। क्योंकि नॉर्मल एंटीबायोटिक वगैरह अगर किसी और ऑर्गन में इन्फेक्शन रहेगा, खा लिया आपने, सही हो गए वो, यहाँ पे जा पाएगा क्या वो एंटीबायोटिक? इसको क्रॉस ही नहीं कर पाएगा वो। समझ अच्छे से? तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को बना करके रखने का काम किसका बेटा बोल? एस्ट्रोसाइट्स का। क्या दिया देखो एस्ट्रोसाइट्स के बारे में? अरे हटा रे, क्या दिया देखो, दे आर स्टार शेप सेल्स एंड द मोस्ट अबंडेंट गिलियल सेल, अंडरलाइन करो इसको, मोस्ट अबंडेंट गिलियल सेल्स ऑफ द सीएनएस। अबंडेंट मतलब क्या रे? नंबर में, क्वांटिटी में। तो हमारे सीएनएस में सबसे ज्यादा कौन से गिलियल सेल होते बोल? एस्ट्रोसाइट्स। सीएनएस में टोटल 4 गिलियल सेल है ना, ये देखिए सब एमसीक्यू वगैरह में आते रहते हैं, ध्यान दे। सीएनएस में 4 गिलियल सेल्स है, कौन कौन से? ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोगिलियल सेल, एस्ट्रोसाइट्स और एपेंडाइमल सेल। अगर मैं आपसे पूछूं सीएनएस में इन चारों में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन पाए जाते हैं, तो एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है ना। स्टार शेप के होते हैं, सबसे अबंडेंट होते हैं सीएनएस के अंदर। दे हैव वेरिड रोल्स इन द ब्रेन, सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूरल ट्रांसमीटर एंड मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर। कौन सी चीज़ ब्रेन में सिक्रीट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, स्पेशली ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर एस्ट्रोसाइट का सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बेटा? रोल होता है। रेगुलेटेड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस विद दी ब्रेन, ब्रेन में कौन से इंपल्सेस कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं उसको रेगुलेट करने का भी काम है। मेन काम इनका ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर ही होता है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट कौन सा गिलियल सेल है देख? एपेंडाइमल सेल। मिला? नेक्स्ट कौन सा गिलियल सेल है बेटा बोलो? एपेंडाइमल सेल। अब ये एपेंडाइमल सेल कहाँ पर पाए जाते हैं? सब लोग इधर ध्यान से देखेंगे थोड़ा, ये चीज़ आगे हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले। अभी मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। सी दिस इज योर ब्रेन, अगर ये आपका ब्रेन है, ठीक है ना, एंड दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या बेटा? स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन के अंदर ना कुछ एम्प्टी स्पेसेस पाए जाते हैं, कुछ खाली जगह पाई जाती है। हम लोग सुनते ना, कह रहे अंदर से तेरा भेजा खाली, के हाँ सबका खाली है। ब्रेन अंदर से 100% भरा नहीं होता है। ये देख, ये इतना पोर्शन भरा हुआ रहता है पूरा न्यूरॉन से, ये इतना पोर्शन जो खाली रहता है, एम्प्टी स्पेस। क्या बेटा? एम्प्टी स्पेस। एक्चुअली ये भी खाली नहीं होता, इसमें भी कुछ और भरा हुआ रहता है। क्या भरा रहता है अभी बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो एम्प्टी स्पेस आपको दिख रहा है, इनको कहते हैं ब्रेन वेंट्रिकल्स। क्या कहते हैं बोल? देख, वेंट्रिकल्स और भी कहीं पढ़े हमने, कहाँ पढ़े थे? हार्ट के अंदर। हार्ट के दोनों लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल कहते हैं। वेंट्रिकल ब्रेन में भी होते हैं। किसको कहते हैं वेंट्रिकल? ब्रेन के अंदर। ब्रेन के अंदर जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं उनको ब्रेन वेंट्रिकल कहते हैं। टोटल 4 एम्प्टी स्पेस होते हैं ब्रेन के अंदर, 2 लैटरल, इनको फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल बोलते हैं, एक थर्ड वेंट्रिकल, एक फोर्थ वेंट्रिकल, ऐसा 4। ये सब आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। क्या बोलते हैं इनको बोल? वेंट्रिकल। इवन आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसके बीच में भी एक एम्प्टी स्पेस होता है, इसके बीचों बीच में भी एक खाली जगह होती है। इसको सेंट्रल कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोल? सेंट्रल बीचों बीच में, कैनाल मतलब नाली, बीचों बीच में एक नाली ऐसा है, सेंट्रल कैनाल। और आपको पता होना चाहिए चीज कि जो वेंट्रिकल है ना, वेंट्रिकल यही कंटिन्यू होके आगे सेंट्रल कैनाल बनाता है। मतलब ये पूरा ऐसा एक ही है, पूरा समझ में आ रहा है? तो ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेंट्रल कैनाल, इनकी लाइनिंग पे जो सेल्स पाए जाते हैं, जो कि स्क्वामस भी हो सकते हैं, क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं, कॉलमनार भी हो सकते हैं और सीलिएटेड भी हो सकते हैं, इन सेल्स को हम लोग एपेंडाइमल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोल? एपेंडाइमल सेल। किसको बोलते हैं एपेंडाइमल सेल? समझा? ये पूरी वेंट्रिकल की लाइनिंग पे और ये सेंट्रल कैनाल की लाइनिंग पे जो सेल्स मौजूद होते हैं, क्या कहते हैं इन सेल्स को हम लोग? एपेंडाइमल सेल। इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। एपेंडाइमल सेल एक फ्लूइड बनाते हैं जिसका नाम है CSF। क्या नाम है बोल? CSF। फुल फॉर्म है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या फुल फॉर्म है बोल? सेरिब्रो। सेरिब्रो क्योंकि ये ब्रेन के अंदर है, ब्रेन का ये ऊपर का पार्ट सेरिब्रम कहलाता है।
तो सेरिब्रो क्योंकि ब्रेन के अंदर है, स्पाइनल क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी है, और फ्लूइड क्योंकि फ्लूइड है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड होता है जो इसके अंदर ऐसा भरा हुआ रहता है। मैंने बोला ना ये भी असल में खाली नहीं है, उसके अंदर भी एक फ्लूइड भरा हुआ है। कौन सा फ्लूइड भरा हुआ है बोल? CSF। इस CSF को प्रोड्यूस करने का काम किसका होता है बोल? एपेंडाइमल सेल। CSF को प्रोड्यूस करने का काम किसका होता है बोल? एपेंडाइमल सेल का। तो क्या करते हैं एपेंडाइमल सेल, समझा सबको अच्छे से? देखो क्या दिया उधर, एपेंडाइमल सेल्स form single layer of squamous or columnar often ciliated epithelial cell lining the ventricle, मिला? lining the ventricle कहाँ गिरे? ventricle or brain cavities and central canal of the spinal cord। कहाँ पर मौजूद होते हैं ये? ब्रेन कैविटी जिसको वेंट्रिकल भी कहते हैं उसकी लाइनिंग पे, और स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल की लाइनिंग पे, इन दो जगहों पर मौजूद होते हैं। काम क्या है इसका बेटा देखेंगे सब लोग। mainly responsible for the production and probably also for the circulation of CSF in brain ventricles and the central canal। इनका मेन काम होता है CSF का प्रोडक्शन। क्या बेटा? प्रोडक्शन। और प्रोबेबली लिखा होता है, प्रोबेबली मतलब जिस चीज़ की 100% गारंटी ना। असल में ये CSF हमारे ब्रेन के अंदर ना सर्कुलेट भी होता है, मतलब यहाँ बनता है, यहाँ बनता है, यहाँ से फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर भी आता है। बाहर किधर आता है अभी थोड़े टाइम में आज ही पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो इसका सर्कुलेशन भी होता है। तो ये सर्कुलेशन कैसे हो रहा है इसके ऊपर आज भी रिसर्चेज गोइंग ऑन। तो ऐसा माना जा सकता है, हो सकता है एपेंडाइमल सेल का उसमें भी क्या हो बेटा? काम हो सकता है, लेकिन बनाने में तो 100% इसका काम है। CSF को बनाने में 100% कौन काम करता है बोल? एपेंडाइमल सेल। CSF दो तरीके की चीज़ों से बनता है, एक एपेंडाइमल सेल से और दूसरा कोरोइड प्लेक्सस से। ये सब क्या आगे बताऊंगा, अभी फिलहाल एपेंडाइमल सेल समझ करो। समझा एपेंडाइमल सेल? तो यहाँ पर आपके CNS के अंदर मौजूद न्यूरोगिलियल सेल्स खत्म होते हैं। कितने न्यूरोगिलियल सेल्स है CNS में? 4। ओलिगोडेंड्रोसाइट जिनका मेन काम है माइलिन शीट बनाना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है बोल? माइक्रोगिलियल सेल्स जो कि मैक्रोफेज का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। डिटॉक्सिफिकेशन, साफ सफाई का काम कर रहे हैं, डेड सेल वगैरह को किल करने में, खत्म करने में, ठीक है ना। एस्ट्रोसाइट जो कि मेन रोल अदा कर रहा है ब्लड ब्रेन बैरियर सिस्टम के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट है एपेंडाइमल सेल जो कि वेंट्रिकल्स की लाइनिंग में और स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल की लाइनिंग में होता है, जिसका मेन काम होता है CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को बनाना। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर 4 गिलियल सेल हो गए जो कि CNS में पाए जाते हैं। अभी किसकी बारी? PNS की। PNS में 2 गिलियल सेल पाए जाते हैं। एक तो आप ऑलरेडी जानते हो, कौन सा? श्वान सेल। क्या करते हैं? माइलिन शीट बनाते हैं। जब न्यूरॉन CNS के बाहर आ जाते हैं, PNS में आ जाते हैं, तब एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट बनाने का काम अब ओलिगोडेंड्रोसाइट्स नहीं करेंगे, बल्कि कौन करेंगे? श्वान सेल करेंगे। और जिस तरीके से मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि CNS के अंदर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सबसे ज्यादा कौन से गिलियल सेल्स है? एस्ट्रोसाइट। उसी तरह PNS के अंदर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर सबसे ज्यादा गिलियल सेल्स होते हैं श्वान सेल्स। कौन से सेल्स? श्वान सेल्स। देख क्या लिखा है उधर, These are the most abundant glial cells of PNS। याद रखना है हाँ बेटा, CNS में सबसे ज्यादा गिलियल सेल कौन सा है? एस्ट्रोसाइट। और PNS में सबसे ज्यादा गिलियल सेल्स कौन सा है? श्वान सेल। ठीक है ना। आगे देखेंगे बेटा, They produce myelin sheet around the medullated nerves of the PNS। PNS के अंदर जो भी मेडुलेटेड न्यूरॉन्स होते हैं उन पर माइलिन शीट बनाने का काम श्वान सेल्स का होता है। कल डायग्राम में भी हमने इसको दिखाया, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कौन से सेल्स है बेटा? सैटेलाइट सेल्स। उनका डायग्राम देखो, ऐसा सेल्स का गुच्छा होता है, वो देख रहे हो, एक सेल्स का ऐसा गुच्छे की तरह रहते हैं, है ना। इनका काम होता है न्यूरॉन्स को काम करने में हेल्प करना। देखो उधर एक लाइन में लिखा हुआ है, दीज सपोर्ट्स द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। ये न्यूरॉन के फंक्शन में सपोर्ट करते हैं। सर इनका असल काम क्यों नहीं लिखा हुआ है? सैटेलाइट सेल्स का क्या फंक्शन होता है, इसके ऊपर आज भी रिसर्चेस चल रही है, अभी भी इसके ऊपर रिसर्चेस आर गोइंग ऑन कि सैटेलाइट सेल्स का एग्जैक्टली क्या फंक्शन होता है, ये पीएनएस में क्यों मौजूद होते हैं। कुछ रिसर्च ऐसे बोलती है कि इनका काम होता है न्यूरॉन्स के या नर्व टिश्यू के माइक्रो इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना। माइक्रो इन्वायरमेंट मतलब न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना, ग्लूकोज, प्रोटीन का लेन देन, ऑक्सीजन का लेन देन, इन सारी चीज़ों में हेल्प करना न्यूरॉन्स को। लेकिन इनका एग्जैक्ट क्या क्या फंक्शन है वो अभी अश्योरिटी के साथ हम लोग नहीं बोल सकते। इसीलिए एक लाइन में उधर पे क्या लिखा है, दे सपोर्ट न्यूरॉन्स इन देयर फंक्शनिंग। न्यूरॉन्स बराबर काम करते रहे, उसमें बस ये सपोर्ट करते हैं। कैसे करते हैं? रिसर्चेस आर स्टिल गोइंग ऑन। एक आध रिसर्च है जो बोलती है कि हाँ इनका काम है माइक्रो इन्वायरमेंट कंट्रोल करना, मतलब प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ये सब का सप्लाई न्यूरॉन्स को बराबर होते रहे, उसको चेक रखना, उसको देखते रहना कौन सा केमिकल कितना न्यूरॉन्स को मिल रहा है। सबको एकदम अच्छे से समझ में आया। यहाँ पे आपके न्यूरोगिलियल सेल्स क्या हो जाते हैं बेटा? फिनिश। तो इसमें से कोई भी गिलियल सेल के ऊपर शॉर्ट नोट पूछेगा तो लिख लेंगे, एक्सप्लेन एनी 3 गिलियल सेल्स इन डिटेल, समझा लेंगे। इसी वेरी मच। एक आध मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो बता लेंगे। पहले तो आपको ये 6 नाम याद रखने हैं गिलियल सेल्स के। कौन कौन से 6 नाम?
ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया या फिर उसको ब्रेन मैक्रोफेज भी बोलते हैं, एपेंडाइमल सेल एंड श्वान सेल एंड सैटेलाइट सेल। ये नाम आपको पहले तो याद रखने हैं। आया था तुम्हारे अब्बा का मैसेज, वो दूसरी वाली का है। हाँ बैठो, इधर बैठो। हाँ अभी आगे देखेंगे। ए छोड़ छोड़, आफिया उधर बैठ, काफिया इधर बैठ। हाँ तो यहाँ पर गिलियल सेल्स भी अपने क्या हो गए बेटा, फिनिश। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखो, पेज पलटो, पन्ना पलट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखो, साइनैप्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, साइनैप्स। लेकिन साइनैप्स पढ़ाने से पहले मैं आपको जो नीचे टॉपिक दिया ना, साइनैप्स के नीचे क्या टॉपिक दिया देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर। पहले वो प्रॉपर्टीज को पढ़ते, उसके बाद हम लोग साइनैप्सेस को समझेंगे। समझ में आ रहा है अच्छे से? प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर मतलब जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सॉन की एक्चुअली हम लोग बात करें, पूरे न्यूरॉन्स के बंडल की क्या प्रॉपर्टीज होती है वो देखते हैं। तो टोटल कितनी प्रॉपर्टीज दी अपने को देख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रॉपर्टीज दी हुई। आपको कोई भी 2 या 3 या 4 एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा पूछ सकता है। कंप्लीटली थ्योरेटिकल टॉपिक है, एक एक करके समझा रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा देखो, एक्साइटेबिलिटी या फिर उसका और एक नाम क्या है, इरिटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी या इरिटेबिलिटी से मतलब क्या है सर, न्यूरॉन्स नाम के जो सेल्स होते हैं इनके अंदर एक खास बात होती है कि इनको जैसे ही कोई भी स्टिमुलस मिलेगा, याद है स्टिमुलस, कल बताया था ना स्टिमुलस, इनको जैसे ही कोई भी स्टिमुलस मिलेगा तो ये फौरन क्या जनरेट कर लेते हैं अपने अंदर, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को जनरेट कर लेते हैं। इसी प्रॉपर्टी को एक्साइटेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्साइटेबिलिटी। और किसी सेल के अंदर ये प्रॉपर्टी है क्या, मतलब उसको स्टिमुलस दो और वो सिग्नल बना ले, है क्या ऐसी प्रॉपर्टी? नहीं ना। ये प्रॉपर्टी खास करके किस में पाई जाती है बेटा, बोलो न्यूरॉन्स के अंदर। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्साइटेबिलिटी। अभी ऐसा कर क्यों पाते हैं, हाउ दे डू इट, कैसे कर लेते हैं लोग इस चीज को? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, समझिए न्यूरॉन है ऐसा, न्यूरॉन का सेल एक्सॉन है, समझ ऐसा, ये सेल की बाउंड्री है। तो न्यूरॉन के अंदर और न्यूरॉन के बाहर चार्जेस डिफरेंट होते हैं। चार्जेस कैसे होते हैं बेटा, डिफरेंट। यूजुअली क्या होता है, जो इंट्रासेल्युलर स्पेस है, इंट्रासेल्युलर मतलब सेल के अंदर का, वो नेगेटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है बोल, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। और जो एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस है, सेल के बाहर का जो स्पेस है, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है बोल, पॉजिटिवली चार्ज। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो न्यूरॉन का मेम्ब्रेन होता है, ये मेम्ब्रेन दिख रहा है, मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन पोलराइज्ड होता है। कैसा होता है बोल, पोलराइज्ड, क्योंकि इसके एक साइड पॉजिटिव पोल्स है और एक साइड नेगेटिव पोल्स है। इसलिए हम लोग न्यूरॉन के मेम्ब्रेन्स को क्या कहते हैं, पोलराइज। ये पोलराइज होने की वजह से एक्साइट हो सकता है, मतलब इसको स्टिमुलस अगर आप दोगे बाहर से कुछ भी, तो ये क्या जनरेट करेगा बोल, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, इस पोलराइज होने की वजह से। अगर ये पोलराइज नहीं होता तो ये काम नहीं कर पाता। समझ अच्छे से? तो न्यूरॉन की इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं बोलो, एक्साइटेबिलिटी या फिर इरिटेबिलिटी। क्या लिखा हुआ है देखो उधर, the nerve fiber on account of presence of a polarized membrane। nerve fiber चूंकि इनके पास on account of, क्योंकि इनके पास क्या है बेटा, एक बोल क्या है, एक polarized membrane है, इसी वजह से polarized membrane have the ability, इनके अंदर ability होती है to perceive stimulus and enter into a state of activity। stimulus को receive करके एक active state में चले जाना। active state मतलब electricity generate कर लेना। एक बार उन्होंने electricity generate कर लिया मतलब वो कौन से state में जा चुके हैं, active state में। इस प्रॉपर्टी को नर्व फाइबर की हम लोग क्या कहते हैं बोलो, एक्साइटेबिलिटी या फिर इरिटेबिलिटी। इतना अच्छा नहीं लिख पा रहे हो, टूटा फूटा लिख दो अपने ओन वर्ड में। When we give stimulus to the neuron, they produce electric impulse. This property is known as excitability or irritability. इतना तो लिखो एटलीस्ट। अब क्यों कर पा रहे हैं ऐसा ये, because their membranes are polarized। एक साइड पॉजिटिव चार्जेस है और एक साइड नेगेटिव। इसके बारे में अभी बहुत डिटेल में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आगे पढ़ेंगे। समझ में आ रहा अच्छे से? आगे देखो बेटा नेक्स्ट क्या दिया है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। अब न्यूरॉन्स में खाली ये प्रॉपर्टी नहीं है कि उसको स्टिमुलस मिला, ध्यान से सुन, कि उसको स्टिमुलस मिला और उसने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर लिया। वो खाली इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं कर सकता है, जनरेट करने के साथ साथ आगे कंडक्ट भी कर सकता है। तो न्यूरॉन्स में ये भी प्रॉपर्टी होती है, वंस इट हैज जनरेटेड द इम्पल्स, एक बार इसने इम्पल्स को जनरेट कर दिया है तो ये न्यूरॉन उस इम्पल्स को क्या करेगा बोल, आगे कंडक्ट भी करेगा। तो देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज एबिलिटी टू ट्रांसमिट दी एक्साइटेशन। जो एक्साइटेशन यहाँ पर प्रोड्यूस हुई थी उसको ये क्या कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। ट्रांसमिट कर सकता है मतलब आगे भेज सकता है। समझ में आ रहा अच्छे से? नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है देखो, स्टिमुलस। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपको स्टिमुलस का डेफिनेशन ही बता रहा है।
स्टिमुलस किसको बोलते हैं? हर वो चीज़, चाहे वो बॉडी के बाहर हो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से, चाहे वो बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट की वजह से हो, वो कुछ भी हो सकता है। कोई फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है जैसे टच, कोई फिजिकल एक्टिविटी, कोई केमिकल एक्टिविटी हो सकती है किसी केमिकल के होने की वजह से, समझ रहे? हर वो चीज़ जिसके होने की वजह से न्यूरॉन्स क्या हो जाएंगे? एक्साइट हो जाएंगे, सिग्नल बना देंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? बोल, स्टिमुलस बोलते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टिमुलस। सब लोग ध्यान से देखेंगे। इट इज एनी, ये स्टिमुलस का डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे। इट इज एनी डिटेक्टेबल फिजिकल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल चेंज। डिटेक्टेबल मतलब न्यूरॉन उसको डिटेक्ट कर पाना चाहिए। कैसा कैसा चेंज हो सकता है? या तो कोई फिजिकल एक्टिविटी, कोई फिजिकल चेंज हो सकता है, या तो कोई केमिकल चेंज हो सकता है, इवन कोई इलेक्ट्रिकल चेंज भी हो सकता है। इट इज एनी डिटेक्टेबल फिजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट विच ब्रिंग्स अबाउट एक्साइटेशन इन अ नर्व, मसल और ऑर्गन्स और ऑर्गेनिज्म। ये किसका डेफिनेशन है? बोल, स्टिमुलस। ये या तो किसी नर्व को एक्साइट करेगा, न्यूरॉन को, या तो किसी मसल्स को एक्साइट करेगा। व्हेन आई टच यू ओवर हियर, समझो मैंने यहाँ पर आपको टच किया तो मैं डायरेक्ट न्यूरॉन को टच कर रहा हूँ क्या? पहले किसको मिल रहा है ये सिग्नल? मसल्स को मिल रहा है, और फिर मसल से न्यूरॉन के पास जा रहा है। या तो किसी ऑर्गन को एक्साइट करेगा या पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को भी एक्साइट कर सकते। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं? बोल, स्टिमुलस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बोलो, स्टिमुलस कहते हैं। समझ में आ रहा है अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? ये स्टिमुलस का डेफिनेशन है। अगर आपसे पूछा डिफाइन स्टिमुलस तो आपको यही लिखना है। अब जरा ध्यान से सुनो। स्टिमुलस अपना काम कर सके, स्टिमुलस अपना काम कर सके मतलब न्यूरॉन को एक्साइट कर सके, उसके लिए उसकी एक वैल्यू होती है कि कम से कम इतना स्ट्रांग तो स्टिमुलस रहना चाहिए। उस वैल्यू को कहा जाता है थ्रेशोल्ड वैल्यू। क्या कहा जाता है? बोल, थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है लिमिट, इतना तो होना ही चाहिए। तो जब आपको कोई स्टिमुलस मिल रहा है वो कम से कम कितना स्ट्रांग होना चाहिए? बोल, थ्रेशोल्ड जितना तो स्ट्रांग होना चाहिए, तो ही उसको रिसीव करने के बाद न्यूरॉन्स क्या होंगे? बोल, एक्साइट होंगे। अगर उसकी वैल्यू थ्रेशोल्ड से कम है तो न्यूरॉन सिग्नल्स को जनरेट करेंगे क्या? बोल, नहीं करेंगे, दे विल नॉट जनरेट दिस सिग्नल। और अगर उसकी वैल्यू थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो भी सिग्नल जनरेट होगा, बहुत ज़्यादा नहीं जनरेट होगा, उतना ही जनरेट होगा जितना थ्रेशोल्ड पर जनरेट हो रहा था। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि किसी स्टिमुलस से सिग्नल जनरेट हो तो आपको उसको एक मिनिमम थ्रेशोल्ड देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मैं आपको एक ना फुकट सी एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फुकट सी एग्जाम्पल से, और फिर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझेंगे अच्छी वाली। पहले एक फुकट एग्जाम्पल लेते हैं। समझो आपका गली में किसी से झगड़ा हो रहा था, है कि नहीं? अब आपकी अम्मी खड़े इज्जत से इधर खड़े रहे, यहाँ से हिलना नहीं तो बहुत मारोगे, ठीक है ना? अब सामने वाला वहाँ से पुकट पुकट बात कर रहा है, आज ऐसा कर दो, आधा इधर आके दिखा, ऐसा वैसा आके दिखा, है ना? है कि नहीं? तो आप अपनी अम्मी को क्या बोलते हैं? अम्मी देख लो अभी इसका जादू हो रहा है, इसको समझा लो अभी इसका जादू हो रहा है, अभी मार दूंगा, अभी मार दूंगा, अभी मार दूंगा। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है कि सामने वाला कुछ ऐसी हरकत कर लेता है कि फिर अपनी अम्मी भी अपने को रोक, फिर तो अपन उठ के तेरे अभी ज़्यादा हो गया, अभी नहीं बर्दाश्त हो रहा था, है कि नहीं? तो वो जो पॉइंट आया ना जहाँ पर आप एकदम एक्साइट हो गए एंड यू गेट इनटू द एक्टिवेटेड स्टेट, वहाँ पर उसने किसको क्रॉस कर दिया है? थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर दिया। अब वो उससे ज़्यादा भी कुछ बोलता है ना तो मार उतना ही खाता जितना उसको आपने मारा है, मार उतना ही खाता। ऐसा नहीं कि कुछ और बोलते तो मर्डर ही कर देते हैं, खत्म, बहुत ज़्यादा बोल दिया अब तो। लेकिन जब तक वो थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचा था तब तक आप एक्साइट हो रहे थे क्या? आप खाली ये समझा लो तो ऐसे न्यूरॉन्स के साथ भी होता है। उसको आप स्टिमुलस दो, आप वो स्टिमुलस को रिसीव कर रहे हैं, अगर वो स्टिमुलस इतना स्ट्रांग है कि एक्साइटेशन हो जा रहा है तो उस मिनिमम वैल्यू को क्या कहा जाता है? थ्रेशोल्ड वैल्यू। अगर उतना स्ट्रांग नहीं है, थ्रेशोल्ड से कम है, तो ऐसे स्टिमुलस को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ऐसे स्टिमुलस को हम लोग बोलते हैं सबलिमिनल स्टिमुलस। क्या बोलते हैं? बोल, सबलिमिनल स्टिमुलस। क्या बोलते हैं? सबलिमिनल स्टिमुलस। और अगर उसकी वैल्यू थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं सुप्रालिमिनल स्टिमुलस। क्या बोलते हैं? बोल, सुप्रालिमिनल स्टिमुलस। तो जो स्टिमुलस हम लोग रिसीव करते हैं इसको हम लोग 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड से कम है तो सबलिमिनल, थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो सुप्रालिमिनल। नाउ आई एम आस्किंग यू, इन तीनों में कौन है जो इम्पल्स को जनरेट करा सकता है? कौन है बता? थ्रेशोल्ड कराएगा कि नहीं? बिल्कुल कराएगा। सुप्रालिमिनल बिल्कुल कराएगा, सबलिमिनल नहीं कराएगा। सबलिमिनल स्टिमुलस को जनरेट नहीं कराता। सबको समझ में आ रहा अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? और सुप्रालिमिनल कराएगा, थ्रेशोल्ड कराएगा। थ्रेशोल्ड की वजह से जितना इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट हुआ है सुप्रालिमिनल की वजह से भी उतना ही होगा, ओवर नहीं होने लगेगा, उतना ही होगा। अब मैं आपको इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूं। लेट मी गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। आई एम आस्किंग यू वन क्वेश्चन। सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे।
व्हाट इज द कलर ऑफ माई पेन? ब्लैक. व्हाट इज द कलर ऑफ माई पेन? ब्लैक. आप इसको देख रहे हो, आप इसको देख रहे हो, तो ये एक स्टिमुलस की तरह काम कर रहा है आपकी आंखों के लिए. अब जब मैंने जैसे ही बोला पेन, तो आप सबका कंसंट्रेशन पूरा किसकी तरफ चले गया? पेन की तरफ. तो ये स्टिमुलस आपको बहुत स्ट्रांग मिल रहा है, सुप्रालिमिनल स्टिमुलस जा रहा है, तो आप इसको परसीव कर पा रहे हो. आपने देखा हाँ ये ब्लैक कलर का है सर. अब ये कैसे? आपने आंखों से देखा क्या? नहीं नहीं, गलत फहमी आपकी. आंखों का काम होता है खाली रिसीव करना, सिग्नल को रिसीव करना, स्टिमुलस को रिसीव करना. यहाँ से ऑप्टिकल नर्व होती है जो स्टिमुलस को आपके ब्रेन में पिछले हिस्से पे लेके जाती है, ऑसिपिटल लोब में. वहाँ पर आप ब्रेन से देखते हो कि ये सामने जो पेन है वो ब्लैक कलर की है. यू सी इट विथ योर ब्रेन, नॉट विथ योर आईज. आईज आर वर्किंग एज अ विंडो ओनली. ब्रेन तक जाने के लिए एक विंडो के तौर पर काम कर रही है बस. वरना आपने बहुत से अंधे ऐसे भी देखे होंगे जिनकी आंखें होती पर उनको दिखाई नहीं देता है. नहीं रे पागल, रियल अंधों की बात कर रहा हूँ. देयर आर सम ब्लाइंड पीपल, दे हैव आईज बट दे कांट सी, दे कैन नॉट सी, वो देख नहीं सकते. स्टिमुलस को रिसीव करने का काम आपके सेंसरी ऑर्गन का है, आई का है, पर उसको परसीव करने का, महसूस करने का काम किसका है? ब्रेन का है. आप अगर ब्रेन डेड हो जाते हो, आपके पास आंखें हैं पर आप देख नहीं पा रहे, आपके पास कान है पर आप सुन नहीं पा रहे हो आजू बाजू में क्या चल रहा है, आपके पास हाथ पैर मसल सब कुछ सलामत है, बट यू कांट यूज इट बिकॉज एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय योर ब्रेन. सारे ऑर्गन खाली स्टिमुलस को रिसीव करने का काम कर रहे हैं, चाहे बाहर से चाहे ब्रेन से, पर परसीव करने का काम, फील करने का काम किसका है बेटा? ब्रेन का है. तो जैसे ही मैंने बोला व्हाट इज द कलर ऑफ माई पेन, यू आर सीइंग इट, आप इसको देख रहे हो, एक स्टिमुलस की तरह ये काम कर रहा है. और ये स्टिमुलस कहाँ तक जा रहा है? आपके ब्रेन तक जा रहा है, और आप इसको परसीव कर पा रहे हो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है. बट नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द कलर ऑफ द स्पेक्स विच आई वॉज वेयरिंग, मेरे चश्मे का कलर क्या था? ब्लैक. वेरी गुड. कौन सा कलर था? ब्लैक. इट इज एक्चुअली ब्लू. ब्लू कलर का है ये. अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप मेरे चश्मे को देख नहीं रहे थे इतनी देर से? देख रहे थे ना, पर ये स्टिमुलस इतना स्ट्रांग नहीं था, आपका उसकी तरफ ध्यान नहीं था. स्टिमुलस मिल रहा था आपको, लेकिन कैसा स्टिमुलस मिल रहा था? वीक स्टिमुलस मिल रहा था. थ्रेशोल्ड वैल्यू जितना नहीं, आपका पूरा फोकस उसकी तरफ नहीं था, तो सबलिमिनल स्टिमुलस आपको मिल रहा था. तो आप उसको परसीव कर रहे थे क्या? इम्पल्सेस जा रही थी क्या आपके ब्रेन तक? नहीं, है कि नहीं? अब मैं एक चीज और पूछूंगा, जिन लोगों ने उसको थ्रेशोल्ड या फिर सुप्रालिमिनल से रिसीव किया रहेगा वो फट से मेरे को आंसर दे देंगे, और जिन्होंने सबलिमिनल से रिसीव किया रहेगा वो नहीं आंसर कर पाएंगे. व्हाट इज द कलर ऑफ माई वॉच? सी. सब बोले क्या? नहीं. क्यों? पहन के मैं रोज आता हूँ पहन के मैं रोज आता हूँ. देख भी आप रोज रहे हो. इट इज गिविंग यू अ स्टिमुलस that I am having this watch. It is giving you a stimulus. लेकिन जिन लोगों ने कभी मेरे लेक्चर को छोड़कर मेरी वॉच की तरफ अपना ध्यान दिया, सर घड़ी तो पहने हैं सर, तब इस घड़ी ने किस चीज़ का काम किया? किस चीज़ का काम किया? सुप्रालिमिनल स्टिमुलस देने का काम किया. तो ये चीज़ उनके माइंड में जाकर बैठी. लेकिन जिन लोगों का ध्यान इसकी तरफ नहीं था, ये स्टिमुलस तो दे रहा था, लेकिन कैसा दे रहा था? वीक, सबलिमिनल. आपने इसको परसीव किया क्या? नहीं. यू कुड नॉट परसीव इट. तो यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ. सुप्रालिमिनल स्टिमुलस एक्शन को जनरेट नहीं कर पाता है. दो यू रिसीव इट, यू ट्राई टू रिसीव इट, पर वो एक्शंस को जनरेट नहीं कर पाता है. थ्रेशोल्ड और सुप्रालिमिनल ही एक्शन जनरेट कर पाता है, सबलिमिनल नहीं कर पाता. वो ट्राई करता है, स्टिमुलस देता है वो, पर वो इतना वीक होता है कि एक्शन पोटेंशियल वहाँ पर जनरेट नहीं होने वाला, सिर्फ इम्पल्सिव जनरेट नहीं होने वाला. सबलिमिनल. क्या मच्छर? हाँ, मच्छर भी जब थ्रेशोल्ड से ज़्यादा काटे तो पक्का हल्का फुल्का टच करके गया तो यू विल नॉट फील एनी सॉर्ट ऑफ स्टिमुलस. एक नहीं, कोई भी तरीके का स्टिमुलस. अगर वो थ्रेशोल्ड या उससे ज़्यादा है देन ओनली यू विल परसीव इट, अदरवाइज नो. समझा? देखो वहाँ पर वही लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है देखेंगे सब लोग. स्टिमुलस की डेफिनेशन के बाद देखो क्या लिखा हुआ है. इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव, स्टिमुलस इफेक्टिव हो सके, अपना काम कर सके, द स्टिमुलस मस्ट हैव अ मिनिमम इंटेंसिटी कॉल्ड थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. स्टिमुलस की एक मिनिमम इंटेंसिटी होना चाहिए. क्या बोलते हैं हम लोग इस इंटेंसिटी को? बोल थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. आगे देखेंगे, आगे सबलिमिनल. सबलिमिनल के आगे ब्रैकेट में क्या लिखा है देख? वीक. मिला? सबलिमिनल और वीक स्टिमुलस विल हैव नो इफेक्ट, व्हाइल सुप्रालिमिनल और स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस विल प्रोड्यूस द सेम डिग्री ऑफ इम्पल्स एज द थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. सबलिमिनल जो कि वीक स्टिमुलस होता है वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर पाएगा क्या? नहीं. लेकिन थ्रेशोल्ड या फिर सुप्रालिमिनल दोनों क्या करेंगे? एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेंगे. ज़्यादा करेगा क्या सुप्रालिमिनल? करेगा उतना ही. ठीक हो गया, करेगा उतना ही जितना थ्रेशोल्ड से होने वाला है.
जितना थ्रेशोल्ड से होने वाला है उतना ही इम्पल्स जनरेट होगा, बहुत ज़्यादा जनरेट नहीं होगा। इसके ऊपर का कपड़ा कहाँ गिरे, कपड़ा दे, कपड़ा देखो वहीं कहीं गिरा होगा, है क्या? मेरे को ही देखना पड़ेगा रे बाबा। ध्यान दे, छोड़, बाद में ढूंढ, बाद में ढूंढो। यस, आएगी उतनी आएगी रे, ऐसा डबल डबल माइक लगाएगी। तो सबलिमिनल, सुप्रालिमिनल और थ्रेशोल्ड किसको बोलते हैं, एकदम अच्छे से समझा ना। मूविंग ऑन, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है समेशन इफेक्ट। वो क्या है बेटा, समेशन इफेक्ट। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, सब लोग मेरी तरफ ध्यान से देखेंगे। देखो आपका माइंड जो होता है ना, एक माइंड होता है जिसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। ऐसा माइंड आप सोच समझ के कर रहे हो, आपको पता है आप क्या कर रहे हो। एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, ये भी अपना काम कर रहा होता है लेकिन आपको फील नहीं होता कि इसने अपना काम कर दिया, आप सोच समझ के उसका यूज नहीं करते, उसको सबकॉन्शियस माइंड, उसको क्या कहते हैं बोल, सबकॉन्शियस माइंड। और जब आप अपने माइंड का काम कर ही नहीं पा रहे देन यू आर अनकॉन्शियस। समझ रहे? तो आप जब सोच समझ के कोई काम करते हो दैट इज कॉन्शियस, और जब बस अपना माइंड कर देता हमको पता नहीं होता कि ये काम हुआ कैसे, दैट इज सबकॉन्शियस। वो कैसा होता है बेटा, सबकॉन्शियस। आपके सबकॉन्शियस माइंड को ना बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े पैसे वाले इसका भरपूर फायदा उठाते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड का। इवन इसके ऊपर एक बहुत बेहतरीन बुक भी लिखी जा चुकी है, बेस्ट सेलर बुक, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। बुक का नाम ही यही है, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अब होता क्या है, जरा ध्यान से समझना, समेशन इफेक्ट किसको बोलते हैं। समझो मैंने आपको एक बार एक सबलिमिनल स्टिमुलस दिया, एक बार मैंने आपको एक सबलिमिनल स्टिमुलस दिया, उसको आप परसीव किए, ठीक है ना। एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर पाएगा क्या, नहीं। रिसीव किया आपने, परसीव नहीं हो पाएगा, फील नहीं कर पाओगे। लेकिन जब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद कई बार आपको सबलिमिनल स्टिमुलस दिए जाते हैं ना, कई बार, बार 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 बार, तो बहुत सारे सबलिमिनल स्टिमुलस जब एक साथ हमारे माइंड में जाते हैं ना, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको परसीव कर लेता है। हमको ऐसा लगता है हमने उसको रिसीव नहीं किया, पर सबकॉन्शियस माइंड उसको परसीव कर लेता है। और इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, समेशन इफेक्ट कहते हैं। इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं बोल, समेशन इफेक्ट। लाइक लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। समझो आप बहुत बड़े पैसे वाले की औलाद हो, ऐसा समझो, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। अरे अब ज़रा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। आप कोई मूवी देख रहे थे, तो मूवी वगैरह के अंदर अगर आप लोग नोटिस करोगे तो एक्टर्स वगैरह के हाथ में सेलफोन वगैरह होते हैं ना, मोबाइल वगैरह रहते हैं। आपका पूरा फोकस किस पे होता है, पिक्चर पे होता है। उनके सेलफोन से होता है क्या, नहीं। उनके सेलफोन पे रहता है कि आपका फोकस नहीं रहता है कि नहीं। तो वो कैसा स्टिमुलस दे रहा है आपको, सबलिमिनल, वीक। जैसा आपका फोकस मेरी घड़ी पे नहीं था, चश्मे पे नहीं था, तो आप नहीं बता पाए आपने कैसी घड़ी कैसा चश्मा। उसी तरह अगर मैं आपसे पूछ लूँ इस पिक्चर में इस हीरो ने कौन सा मोबाइल फ़ोन का ब्रांड यूज़ किया था, आपको याद होगा क्या, नहीं, बिकॉज इट वॉज गिविंग यू अ सबलिमिनल स्टिमुलस, ठीक है ना। अब सब लोग ध्यान से समझा मैं क्या बोलूँ। समझ, एक एक्टर है जिसका बैक पैनल जो है ना वो लेट्स से आईफोन 14 या आईफोन 15 का है बैक पैनल, ठीक है ना। अब वो मुंह खोल के बोल नहीं रहा है कि ये मेरा मोबाइल है, आईफोन 15 है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, बस वो उस फ़ोन को बार बार यूज़ कर रहा है, मूवी में बार बार यूज़ कर रहा है, कभी चलाने के लिए, चैट करने के लिए, कभी कॉल करने के लिए। आप उसको देख रहे हो, आपका फोकस उसकी तरफ नहीं। कैसा स्टिमुलस आ रहा है वो, सबलिमिनल। अब अगर पूरी मूवी में एक आधी सीन इसका रहेगा तो उसका कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हर 10 मिनट पे उसके मोबाइल का एक सीन आ जा रहा है, हर थोड़ी देर पे उसके मोबाइल का एक सीन आ जा रहा है, हर थोड़ी देर पे उसके मोबाइल का एक सीन आ जा रहा है, तो ये सारे स्टिमुलस कौन से हैं, सबलिमिनल है। लेकिन एक साथ बहुत सारे सबलिमिनल स्टिमुलस है, क्या क्रिएट करेंगे, समेशन इफेक्ट। अब क्या होगा पता है, अगर पिक्चर से निकलने के फ़ौरन बाद आपने अपने अब्बा को बोला, आपने प्रॉमिस किए थे पिक्चर देखने के बाद मोबाइल दिलाएंगे, अब चलो मोबाइल दिलाने, आप मोबाइल ख़रीदने के लिए जैसे ही स्टोर के अंदर घुसेंगे, ऑटोमेटिकली आपका माइंड आपको उसी सेल फोन के ऊपर जाकर के रोकेगा जिसको आप वहाँ पर देख भी नहीं रहे थे। कौन सा माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, जिसको आप, अगर वो हीरो ऐसा बोलता है कि ये मेरा फ़ोन है, इसको यूज़ करो, बहुत अच्छा है, इसको बोलते हैं नॉर्मल एडवर्टाइजिंग। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल एडवर्टाइजिंग। इसमें आपके पास चॉइस है, यू हैव योर कॉन्शियस माइंड। आपका कॉन्शियस माइंड है जो सोच समझ के फैसला लेगा कि लेना या नहीं। आप उस हीरो के एकदम अंधे फैन हो, ब्लाइंड फैन, हाँ उसने यूज़ किया मेरे को भी यूज़ करना है, खत्म, तब तक उसको ले ही लोगे। लेकिन एकदम अंधे फैन नहीं हो तो आप सोचोगे ना उसने बोला तो काहे को लूँ, मेरी मर्जी लेना है कि नहीं लेना है कि नहीं। तो इधर तो आपके पास चॉइस है, लेकिन जब सामने वाला बोल के एडवर्टाइज नहीं कर रहा है, बार बार आपको सबलिमिनल मैसेजेस दे करके एडवर्टाइज कर रहा है, तो उसका इफेक्ट आपके कॉन्शियस माइंड पर नहीं होता है।
कहाँ पर होता है बोल? सबकॉन्शियस माइंड पर होता है। आपको लगेगा कि आपने वो मोबाइल अपनी मर्जी से खरीदा है, लेकिन आपसे मोबाइल असल में खरीदवाया गया है। यू आर मेड टू बाई इट बाय गिविंग सो मेनी सब्लिमिनल मैसेजेस दैट कॉस्ट समेशन इफेक्ट। जिसने क्या कॉस्ट किया बेटा बोल? समेशन इफेक्ट कॉस्ट किया। इसको बोलते हैं समेशन इफेक्ट। और ऐसी एडवर्टाइजिंग को क्या कहते हैं मालूम? सब्लिमिनल एडवर्टाइजिंग या सब्लिमिनल मार्केटिंग कहते हैं, जिसका हर कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, मल्टी बिलियन डॉलर्स कंपनी भी यूज करती है अपने कस्टमर्स को सबकॉन्शियसली टारगेट करने के लिए। समझ रहे? बाकायदा एक एडवर्टाइजर्स की टीम्स को हायर किया जाता है, उनको लाखों करोड़ की इनकम दी जाती है, पेमेंट दी जाती है, सिर्फ ऐसे सब्लिमिनल एडवर्टाइजर्स को जनरेट करने के लिए, जो देखने वाले के सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करे। उसको पता भी नहीं चले कि मैं ऐसा कुछ परसीव कर रहा हूँ, लेकिन वो कर ले। समझ रहे? अगर इसके बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो कभी इसके बारे में आगे देखना, पढ़ना, सुनना, रिसर्च करना, आगे बाद में, हम 12वीं के बाद। अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, बस और कुछ नहीं। तो हम लोग पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स नहीं पढ़ते, उसके अलावा और कुछ भी टीचर बताएगा तो बराबर घर पे जाके देखेंगे, है ना? तो ये सब बाद में, अभी नहीं, बाद में। समझा है? तो समेशन इफेक्ट किसको बोलते बेटा? समझा ना? अगर बहुत सारे सब्लिमिनल मैसेजेस एक साथ दे दिए गए तो उसका इफेक्ट आपके न्यूरॉन पे पड़ेगा, आपका न्यूरॉन सिग्नल जनरेट करेगा। बस फर्क सिर्फ इतना है, ये सिग्नल आपके कॉन्शियस माइंड में परसीव नहीं किया जाएगा। किस में परसीव किया जाएगा बोल? सबकॉन्शियस माइंड में परसीव किया जाएगा। अभी कॉन्शियस सबकॉन्शियस आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज, लेकिन समेशन इफेक्ट के बारे में आपको बताया है। क्या लिखा हुआ है वहां पे देख? समेशन इफेक्ट, अ सिंगल सब्लिमिनल स्टिमुलस विल हैव नो इफेक्ट। एक सिंगल सब्लिमिनल स्टिमुलस का कोई इफेक्ट रहेगा क्या? नहीं। आगे देखेंगे। बट इफ मेनी सच वीक स्टिमुलाई आर गिवन इन क्विक सक्सेशन, ऐसे बहुत सारे सब्लिमिनल स्टिमुलस एक के बाद आपको देते गए तो क्या होगा देख? दे मे प्रोड्यूस एन इम्पल्स ड्यू टू एडिशन और समेशन ऑफ द स्टिमुलस। तब एक इम्पल्स जनरेट हो सकती है, कौन से इफेक्ट की वजह से? समेशन इफेक्ट की वजह से। आई होप आप सबको समेशन इफेक्ट समझा। तो ये प्रॉपर्टी भी अपनी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है बेटा? ऑल और नन लॉ। उसका नाम ही बता रहा है, ऑल और नन। ये देख, ध्यान से देख, अगर इतना बड़ा न्यूरॉन है, समझ, यहाँ से लेके यहाँ तक का न्यूरॉन है, इधर पे स्टिमुलस जनरेट हुई है ना, तो पूरे न्यूरॉन से ट्रांसमिट होगी। या तो ये न्यूरॉन इम्पल्स को बनाएगा ही नहीं, या तो पूरे से ट्रांसफर करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सर इम्पल्स बनी थी यहाँ तक आके खत्म हो गई थी, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। या तो इम्पल्स जनरेट होकर के पूरे नर्वस सिस्टम से ट्रैवल करेगी, ट्रांसमिट करेगी, पूरे नर्व पाथ से ट्रैवल करेगी, या तो फिर इम्पल्स जनरेट ही नहीं होगी। आधे वीधे वाला सीन सॉर्ट है क्या इधर? नहीं। इसको बोलते हैं ऑल और नन लॉ। क्या लिखा है उधर ऑल और नन लॉ में? द नर्व विल ईदर कंडक्ट द इम्पल्स अलॉन्ग इट्स इंटायर लेंथ, या तो नर्व फाइबर अपने पूरे लेंथ से इस इम्पल्स को कंडक्ट करेगा, और विल नॉट एट ऑल कंडक्ट द इम्पल्स, या तो कंडक्ट ही नहीं करेगा, बनाएगा नहीं इम्पल्स को, जनरेट ही नहीं करेगा। ठीक है ना? एज इन द केस ऑफ सब्लिमिनल और वीक स्टिमुलस। असल में सब्लिमिनल स्टिमुलस के केस में यही होता है सर, भले से वो वीक स्टिमुलस है, थोड़ा बहुत इम्पल्स जनरेट होकर यहाँ तक तो पहुँचना चाहिए था ना, पहुँचेगा क्या? नहीं। या तो इम्पल्स इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो पूरे नर्व से ट्रांसफर हो जाए, या तो फिर इम्पल्स जनरेट ही नहीं हो। ऑल और नन, या तो पूरे से पास होगा या तो नहीं पास, बनेगा ही। आधे वीधे नर्व से ऐसा कुछ है क्या? नहीं। तो ऑल और नन लॉ समझा सबको अच्छे से। नेक्स्ट क्या बेटा सब लोग देखेंगे? व्हाट इज नेक्स्ट? रिफ्रैक्टरी पीरियड। आपने एक बार स्टिमुलस को रिसीव किया, ध्यान से सुनो, आपने एक बार स्टिमुलस को रिसीव कर लिया, अब सेकेंड स्टिमुलस को आप जगह पे रिसीव नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा गैप चाहिए, कुछ मिली सेकेंड्स का, बहुत ज़्यादा गैप नहीं, मिली सेकेंड्स का गैप। क्या बोला मैंने? मिली सेकेंड्स का गैप चाहिए। इस मिली सेकेंड्स के गैप को रिफ्रैक्टिव पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते बोल? रिफ्रैक्ट। लाइक मैंने पहला स्टिमुलस रिसीव किया है, अब दूसरा स्टिमुलस अगर रिफ्रैक्टिव पीरियड से पहले ही मुझे दे दिया जा रहा है, वो कितना भी स्ट्रांग हो, मेरी नर्वस सिस्टम उसको रिसीव नहीं करेगा, वो कितना भी सुप्रालिमिनल कितना भी रहते, कितना भी स्ट्रांग रहते। रिफ्रैक्टिव पीरियड जितना टाइम आपको उसको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज इट वोंट बी रिसीव। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये पंखा जब रुका हुआ रहता है तो आपको दोनों फैन के बीच से क्या दिखता है? गैप दिखता है। आप रुके हुए पंखे को जब आप देखते हो, अगर आप ब्लेड को देखते हो तो आपको ब्लेड रिसीव हो, और दोनों ब्लेड के बीच के गैप को देखते हो तो आपको गैप रिसीव हो। सही बात है। लेकिन जब ये पंखा चलता है तो कैन यू सी द गैप? कैन यू सी द ब्लेड सेपरेटरी? टेल मी, इज देयर अ पॉसिबिलिटी वी कैन सी इट? पॉसिबिलिटी है कि हम लोग देख सकते हैं? है ना? मेक इट स्पीड स्लोअर,
इसकी स्पीड बहुत स्लो कर दो, बंद नहीं करो, स्लो कर दो। क्यों सर? फास्ट होने से क्या होता है, देख इसको फ्रेम बाय फ्रेम देखा, जब ये पंखा फास्ट चल रहा है ना, आपकी नजर के सामने ब्लेड आया है कि नहीं, और अभी कुछ मिली सेकेंड्स भी नहीं होते कि गैप आ जाता है कि नहीं। अब हक ईमानदारी से देखा जाए तो पहले हमको ब्लेड का स्टिमुलस मिला, हमको ब्लेड दिखना चाहिए, फिर गैप का स्टिमुलस मिला, हमको गैप दिखना चाहिए। लेकिन ये गैप रिफ्रैक्टिव पीरियड से पहले आ गया है, आपका नर्वस सिस्टम इसको रिसीव ही नहीं करेगा। और जब तक रिफ्रैक्टिव पीरियड जितना टाइम खत्म होता है तब तक दूसरा ब्लेड सामने आ चुका रहता है, तो हमारा माइंड फिर से किसको रिसीव करता है? ब्लेड को रिसीव करता है। तो हमको ऐसा लगता है कंटिन्यू एक डिस्क है, गैप लगता ही नहीं। लेकिन अगर मैं इसकी स्पीड स्लो कर दूं, पहला स्टिमुलस आया ब्लेड का, कुछ मिली सेकेंड्स का टाइम गुजर गया, अभी भी गैप वहां पर है, आपका माइंड किसको रिसीव करेगा? गैप को रिसीव करेगा। तो आपको ऐसा बाकायदा 3 ब्लेड इसके अलग अलग दिखाई देंगे। ये डिस्क के फॉर्म में दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, एक स्टिमुलस अगर आपने रिसीव किया है, दूसरा स्टिमुलस आप फौरन रिसीव कर सकते हो क्या जगह पे? नहीं, कुछ मिली सेकेंड्स का गैप लगता है दूसरे स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए। अगर उससे पहले आपने स्टिमुलस दिया, वो कितना भी स्ट्रांग हो, न्यूरॉन उसको रिसीव करेंगे क्या? नहीं करेंगे। इस मिली सेकेंड के टाइम पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं? बोल, रिफ्रैक्टिव पीरियड। देख क्या लिखा होता है रिफ्रैक्टिव पीरियड का डेफिनेशन, सब लोग ध्यान से देखेंगे। इट इज अ टाइम इंटरवल अबाउट मिली सेकेंड्स ड्यूरिंग विच अ नर्व फेल्स टू रिस्पॉन्स टू अ सेकेंड स्टिमुलस हाउएवर स्ट्रॉन्ग इट इज। ये वो टाइम पीरियड होता है कुछ मिली सेकेंड्स का, जिसमें हमारा नर्व सेकेंड स्टिमुलस को क्या कर देता है? फेल टू रिस्पॉन्स, मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं कर सकता है, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग हो। इतने टाइम के बाद ही आएगा तो ही उसको रिसीव किया जाएगा, वरना नहीं। समझा अच्छे से? इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बोल, रिफ्रैक्टिव पीरियड। नेक्स्ट क्या बोल? साइनेप्टिक डिले। अब इधर ध्यान से समझा, ये देखिए पहला न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है। अब यहां से जब सिग्नल आया तो फटफट एकदम जंप करके फटाफट 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 आया, लेकिन इस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इतना तेज ये सिग्नल जा पाएगा क्या? नहीं। मैंने आपको कल भी बताया था, इधर बीच में क्या होता है? गैप। इस गैप को हम लोग साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोल, क्लेफ्ट। क्लेफ्ट का मतलब होता है ऐसा दरार। तो साइनेप्स पे मौजूद क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो मैंने आपको बताया था यहाँ से यहाँ तक सिग्नल कैसे जाते हैं। जैसे ये सिग्नल इधर एंड में पहुंचेगा, एक केमिकल रिलीज होगा, यहाँ पर भरेगा, क्या बोलते हैं इसको? न्यूरोट्रांसमीटर, और फिर ये सिग्नल इधर जाएगा। तो जितनी तेजी से ये सिग्नल इसमें जंप कर रहा था, उतनी तेजी से साइनेप्स को जंप करेगा क्या? वहां पे थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा? बोल, स्लो हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट न्यूरॉन में जाएगा। तो यहाँ पर साइनेप्स पे जो इम्पल्स का कंडक्शन थोड़ा स्लो हो जाता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक डीले। क्या बोलते हैं? बोल, साइनेप्टिक डीले। आप कहीं से एकदम तेज भागते जा रहे थे, भागते जा रहे थे, भागते जा रहे थे, अब रास्ते में ऐसा गैप, ऐसा खाई जैसा कुछ आ गया, ठीक है ना। अब आपको बाजू में उधर रखी हुई है एक ब्रिज, जिसको आपको मशीन से ऐसा ऑपरेट करके उस गैप के ऊपर लेके आना है। तो जितनी तेज आप भागते जा रहे थे, जैसे ही आप ये खाई के पास पहुंचे हो, आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। अब आप रुकोगे, वो मशीन से उसको ब्रिज को उधर लाओगे, और फिर वैसे ही भाग के जाओगे, तो थोड़ा डिले हुआ ना आपका। अगर ये काम नहीं होता बीच में तो डिले होता क्या? फटफट फटफट आप आगे जाते ही रहते। यानी साइनेप्स पे सिग्नल्स को थोड़ा सा क्या फील करना पड़ता है? डिले, थोड़ा सा टाइम गैप डिले होता है। इसे डिले को हम लोग क्या बोलते हैं? बोल, साइनेप्टिक डिले। देख जरा साइनेप्टिक डिले के बारे में क्या लिखा हुआ है। द इम्पल्स रिक्वायर अबाउट 0.3 to 0.5 मिलीसेकेंड। टाइम भी दिया आपको कितना डिले होता है, 0.3 to 0.5 मिलीसेकेंड टू क्रॉस अ साइनेप्स। इतना टाइम लगता है ताकि वो साइनेप्स को क्या कर सके बेटा? क्रॉस कर सके। दिस टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। क्यों लगता है ये टाइम? ताकि पहले न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो और फिर सिग्नल आगे जाए, है ना। टू रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम द एक्सॉन टर्मिनल एंड एक्साइटेशन इन दी डेंड्रॉन ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। पहले वाले न्यूरॉन के एक्सॉन से न्यूरोट्रांसमीटर निकले, और दूसरे वाले न्यूरॉन का जो डेंड्रॉन है वो एक्साइट हो। ये सब में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा ना, इसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? बोल, साइनेप्टिक डिले। क्या बोलते हैं? बोल, साइनेप्टिक डिले। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है? देख, साइनेप्टिक फटीग। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? बोल, साइनेप्टिक फटीग। अब ये साइनेप्टिक फटीग क्या होता है सर? तो सब लोग बोर्ड पर देखो, पहला सिग्नल यहाँ से यहाँ तक आया, इधर न्यूरोट्रांसमीटर भर गया, थोड़ा सा डिले हो गया, सिग्नल दूसरे वाले न्यूरॉन में भी पहुंच गया। अब जरा ध्यान से दें, यहाँ से पीछे जो सिग्नल आ रहा था ना, वो इधर पे जंप नहीं कर पाएगा, साइनेप्स को नहीं जा पाएगा। ये जो बीच में न्यूरोट्रांसमीटर भरा है ना, ये आने वाले सिग्नल के लिए था। अब जो दूसरा आएगा उसके लिए है क्या? नहीं।
फिर सर अब क्या होगा बताओ, अब क्या होगा मालूम, इधर पे एक एंजाइम आएगा जो इस पूरे न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ से क्लियर करेगा, और अब दूसरा सिग्नल आएगा वो फिर से न्यूरोट्रांसमीटर को भरेगा और आगे जाएगा। अरे ऐसा कैसा सर, भरेगा इन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर, गप 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 सिग्नल सब जाता रहेगा। नहीं बेटा, अलग अलग टाइप के सिग्नल के लिए अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। हर सिग्नल के लिए सेम न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है क्या? नहीं, अलग अलग टाइप के सिग्नल के लिए, अलग अलग टाइप के स्टिमुलस के लिए, इम्पल्स के लिए अलग अलग टाइप का क्या रिलीज होता है बोल? न्यूरोट्रांसमीटर। तो पहला सिग्नल आया, न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर भर गए, अब वो दूसरे में चला गया। अब जो दूसरा सिग्नल आ रहा है वो इसके जरिए जंप करेगा क्या आगे? नहीं, पहले इसको क्या करना पड़ेगा, आपको क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर आएगा और वो आगे जाएगा। तो इसको रास्ते को क्लियर करने के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम गैप लगेगा, इसको बोलते हैं साइनेप्टिक फटीग। इसको क्या बोलते बोल? साइनेप्टिक फटीग। मतलब साइनस फटीग का मतलब क्या होता है रे? फटीग का मतलब क्या होता है? थकान। इंग्लिश का वर्ड है फटीग। फटीग मतलब थकान, कोई चीज जब हद से ज्यादा थक जाए। समझ आ रहा अच्छे से? ठीक है ना? तो जरा ध्यान से सुन, साइनैप्स क्या बोलता है, अब भी एक गया, अभी मैं थोड़ा थक गया, मेरे को थोड़ा आराम दो। तो थोड़ा टाइम लगता है उसको न्यूरोट्रांसमीटर साफ करके दूसरे वाले को रिसीव करने में। इस टाइम गैप को हम लोग क्या बोलते हैं बोल? साइनेप्टिक फटीग। अब ये सब मिनट या घंटों में नहीं लगते रे, मिली सेकेंड्स, मिली सेकेंड, समझ रहा है? एक सेकेंड के भी 1000 हिस्से कर दो, 1000 हिस्से, इतने टाइम्स में होता है जो आप सोच भी नहीं सकते कितना जल्दी हो रहा है। लेकिन है ना, टाइम गैप तो लग रहा है ना उधर। ठीक है, आगे देखो क्या दिया है। साइनेप्टिक फटीग, द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स अक्रॉस द साइनेप हॉल्ट्स। हॉल्ट्स मतलब रुक जाना, हॉल्ट होना मतलब क्या रे? रुक जाना। हॉल्ट्स टेम्पररी, थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है, ये ट्रांसमिशन रुक जाता है ड्यू टू एग्जॉशन ऑफ इट्स न्यूरोट्रांसमीटर, ताकि इस न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ से हटाया जा सके। इस टेम्पररी हॉल्ट को, ये जो थोड़ा सा हॉल्ट लग जा रहा है, थोड़ा सा पॉज हो जा रहा है ट्रांसमिशन के अंदर, अगला ट्रांसमिशन नहीं जा पा रहा है, ये जो थोड़ा सा टाइम गैप लग रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा बोल? साइनेप्टिक फटीग। तो लाइन से आपको 3 गैप के बारे में समझा है, टाइम गैप के बारे में समझा, रिफ्रैक्टिव पीरियड, साइनेप्टिक डिले, साइनेप्टिक फटीग। तीनों एक ही चीज का नाम नहीं, बच्चों को लगता है तीनों तो एक ही चीज है। अरे नहीं रे नालायक, तीनों एक ही चीज का नाम नहीं है। न्यूरॉन ने पहला इंपल्स रिसीव किया, दूसरा फौरन रिसीव करेगा क्या? थोड़ा सा टाइम चाहिए उसको, क्या बोलते हैं उस थोड़े से टाइम को? रिफ्रैक्टिव पीरियड। अरे हमारी माँ की यहाँ क्या पढ़ा रहा हूँ, अभी इतना पंखे विंके की एग्जांपल लेकर रिफ्रैक्टिव पीरियड समझा, और तुम लोग उधर साइनेप्टिक डिले। थोड़ा होशो हवास से काम लो। इधर देखो सब लोग, इधर देखो, इधर देखो। ये न्यूरॉन था, पहला स्टिमुलस इसको मिला, दूसरा फौरन मिलेगा तो ये ले लेगा क्या उसको? नहीं, थोड़ा सा इसको क्या चाहिए? टाइम गैप चाहिए। कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस हो नहीं लेगा वो। इस टाइम गैप को, दूसरे स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए जो टाइम गैप की रिक्वायरमेंट होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव पीरियड। अब ये स्टिमुलस मस्त कूदता ऐसा नोड ऑफ रणवीर से जंप करता आगे जा रहा था, लेकिन जैसे ही ये साइनेप्स में पहुंचेगा, इसको थोड़ा सा स्पीड ब्रेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिले होगा। क्यों होगा ये डिले? यहाँ एक्सॉन से न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा, इधर भरेगा, दूसरे वाले डेंड्रॉन को एक्साइट करेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम डिले हो रहा है। इस टाइम डिले को हम लोग क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक डिले। अभी आगे चलेगा, दूसरा वाला जो आ रहा है वो फौरन घुसेगा क्या? उसको उधर पे रोकेंगे थोड़ी देर के लिए, हॉल्ट करेंगे, रुक, थक गया ये, क्या करेगा ये? न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ से क्लीन करेगा, और फिर नया न्यूरोट्रांसमीटर आएगा तभी आगे जाएगा। तो ये जो गैप लग रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक फटीग। तीनों एकदम अच्छे से समझ में आया सबको? तीनों एकदम अच्छे से समझा? नेक्स्ट देखेंगे बेटा, नेक्स्ट क्या है बेटा? वेलोसिटी, लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द नर्व फाइबर व्हिच इज गिवन टू यू, दैट इज वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज दिस वेलोसिटी? सिंपल, वेलोसिटी किसको बोलते हैं? स्पीड। कितनी स्पीड से ये न्यूरॉन आगे इंपल्स ये न्यूरॉन के जरिए ट्रैवल कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। अलग अलग न्यूरॉन्स के अंदर अलग अलग वेलोसिटी से इंपल्स ट्रैवल करते हैं, हर न्यूरॉन से सेम वेलोसिटी से ट्रैवल नहीं करते। कुछ एग्जांपल तो आपको भी पता है, बहुत सारे न्यूरॉन माइलिनेटेड होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन नॉन माइलिनेटेड होते हैं। दोनों से इंपल्स सेम स्पीड से ट्रैवल करेगा क्या? किससे ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करेगा? बोल, माइलिनेटेड से। इवन आपको पता होना चाहिए नॉन माइलिनेटेड की बनिस्बत माइलिनेटेड में 50 गुना फास्ट होता है इंपल्स का कंडक्शन, 50 गुना, 50 टाइम्स मोर। समझ आ रहा अच्छे से? देखो जरा वेलोसिटी में क्या दिया हुआ है। The rate of transmission of impulse is higher in long and thick nerves. नर्व फाइबर जितनी लॉन्ग और जितनी थिक है, उसमें इंपल्स का ट्रांसमिशन भी क्या होगा? उतना फास्ट होगा, उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा रहेगी। ठीक है ना? इट इज हायर इन होमियोथर्म्स देन इन पोइकिलोथर्म्स। होमियोथर्म्स और पोइकिलोथर्म्स किसको बोलते हैं मालूम है? वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आपने सुना होगा। वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ये वार्म ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड किसको बोलते हैं? हम लोग किस में आते हैं? वार्म ब्लडेड में आते हैं या कोल्ड ब्लडेड में आते हैं? वार्म ब्लडेड में आते हैं। यार मानने मेरे तुम लोग का वेरी गुड। होमियोथर्म्स।
हमारी बॉडी की ना एक लिमिट है, एक रेंज है टेम्परेचर की। हमारी बॉडी अपने अंदर का टेम्परेचर उस रेंज से ना तो कम कर सकती है ना तो ज़्यादा, एक रेंज होती है। अगर उस रेंज से कम कर दिया आपने टेम्परेचर, तो मेडिकल की लैंग्वेज में इस कंडीशन को कहा जाता है हाइपोथर्मिया। क्या बोलते हैं? आपके ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे, इट विल लीड टू डेथ। और एक अपर लिमिट है, उससे ज़्यादा अगर आपने टेम्परेचर कर दिया तो हाइपरथर्मिया, हाइपर, तभी भी ऑर्गन काम करना बंद कर देंगे, इट विल लीड टू डेथ। समझ आ रहा अच्छे से? तो हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया दोनों की वजह से हमारी मौत हो सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी की एक लिमिट है, ना इससे कम होना चाहिए टेम्परेचर, ना इससे ज़्यादा। और ये बहुत शॉर्ट रेंज है, ऐसा नहीं कि 1000-2000 डिग्री सेल्सियस का फर्क है, नहीं, बहुत शॉर्ट रेंज है, फ्यू डिग्री सेल्सियस का रेंज है ये। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर बॉडी टेम्परेचर जा रहा है तो यू नीड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है आपका नॉर्मली? नहीं, 36 भी नहीं रहता है, 38 के आसपास रहता है, 37-38 के आसपास रहता है आपके बॉडी के अंदर का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट में देखोगे तो 96, 97, 98 ऐसा। और जब ये 38 को क्रॉस करने लगता है, 38, 39 को क्रॉस करने लगता है, देन यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। तब आपको क्या है बेटा? फीवर है। फ़ारेनहाइट में अगर कैलकुलेट करोगे तो 100, 101, 102, 103 ऐसा। और एक बार ये 104 फ़ारेनहाइट पे पहुंचा, 104 फ़ारेनहाइट जो कि सेल्सियस में बनता है 40 डिग्री सेल्सियस। कितना बनता है? 40 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आपके बॉडी ऑर्गन्स को थोड़ा सा खतरा शुरू हो जाता है, इसलिए यू नीड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। आपको फ़ौरन एंटीपायरेटिक मेडिसिन की ज़रूरत है जो इस फीवर को क्या कर सके? कम कर सके, टेम्परेचर को कम कर सके। समझ में आ रहा अच्छे से? तो देखो इतना सा भी टेम्परेचर हम लोग झेल नहीं पा रहे, 36, 37, 38 पे तो रहते ही है ना, 40-42 तक भी हम लोग, तो बहुत बड़ा रेंज है क्या? छोटा सा रेंज है। तो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी इंटरनल इन्वायरमेंट के टेम्परेचर की कैपेसिटी एक लो रेंज कैपेसिटी होती है, कम रेंज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होम्योथर्म्स। तो पोइकिलोथर्म्स किसको बोलते हैं? दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इनका टेम्परेचर झेलने का जो रेंज होता है बहुत बड़ा होता है, ये कम से कम टेम्परेचर से लेके ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को भी क्या कर सकते हैं? झेल सकते हैं। इनका रेंज बहुत ज़्यादा होता है, इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल या फिर पोइकिलोथर्म्स कहते हैं। एग्जाम्पल में ले लो मछलियाँ, जितनी भी मछलियाँ है, फिशेस, जितने भी एम्फीबियंस हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं, फ्रॉग्स हो गए, क्रोकोडाइल हो गया, रेप्टाइल्स है जितने भी, सांप वगैरह, सांप जितने भी स्नेक्स है, दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल। वो अपनी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हैं, बहुत कम से बहुत ज़्यादा तक भी कर सकते हैं। हमारे अंदर है क्या ये कैपेसिटी? नहीं। हम अगर कोशिश करेंगे ऐसा कुछ ट्राई करने का तो बिल्कुल मौत से मुलाकात हो जाएगी हमारी। इधर वी विल बी सफरिंग फ्रॉम हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया। समझ आ रहा है? तो आपको समझा क्या रहा है? होम्योथर्म जितने भी एनिमल्स होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं हमारे तुम्हारे जैसे, उनकी बॉडी में न्यूरॉन्स का जो इम्पल्स का कंडक्शन होता है वो हाई वेलोसिटी से होता है, और पोइकिलोथर्म्स में उसकी बनिस्बत लो वेलोसिटी से होती है। तो पहला फैक्टर बताया लेंथ और थिकनेस। नर्व फाइबर की जितनी ज़्यादा लेंथ और जितना ज़्यादा थिकनेस रहेगी उसमें वेलोसिटी इम्पल्स की उतनी ज़्यादा हाई रहेगी। दूसरा फैक्टर बताया आप कैसे वार्म ब्लडेड एनिमल हो या कोल्ड ब्लडेड एनिमल हो। जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं होम्योथर्म्स, उसमें इम्पल्स हाई वेलोसिटी से ट्रैवल करती है, और कोल्ड ब्लडेड में लो वेलोसिटी से ट्रैवल करती है। एक ह्यूमन, एक क्रोकोडाइल, एक फ्रॉग और एक स्नेक, किसकी बॉडी में कंडक्शन ज़्यादा फास्ट होगा? ह्यूमंस की बॉडी में, बिकॉज दे आर होम्योथर्म्स। समझ में आ रहा अच्छे से? आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ बेटा। The velocity of transmission is higher in voluntary fiber, about 100 to 120 meter per second in man, as opposed to the autonomic or involuntary nerve, about 10 to 20 meter per second. अब तीसरा फैक्टर आपको बता रहा है। अब सबको मालूम है दो तरीके के नर्व फाइबर हमारे पास होते हैं, वो जो वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जिनको हम लोग सोच समझ के कंट्रोल कर रहे हैं, और वो जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जो वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने वाले नर्व फाइबर होते हैं, इनमें इम्पल्सेस की स्पीड बहुत फास्ट होती है। इवन आपको वैल्यू भी दिया है, कितनी है वेलोसिटी देख, 100 से 120 मीटर पर सेकेंड, इतनी हाई वेलोसिटी है। समझ में आ रहा है? और जो ऑटोनोमिक नर्व होते हैं जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, उनमें वेलोसिटी कितनी होती है बेटा? कम होती है, 10 से 20 मीटर पर सेकेंड के आसपास होती है। तीन फैक्टर हो गया। चौथा फैक्टर देखो क्या दिया हुआ है। सिमिलरली इट इज फास्टर इन द मेड्यूलेटेड नर्व एज द इम्पल्स हैज टू जंप फ्रॉम वन नोड ऑफ रनवे टू दी नेक्स्ट। मिला बेटा? ठीक है ना? और मेड्यूलेटेड और नॉन मेड्यूलेटेड में कंपेयर करेंगे तो किसमें फास्ट है? मेड्यूलेटेड में। क्यों फास्ट है? नोड से नोड जंप कर रहे हैं ना, माइलिन शीट के होने की वजह से। तो टोटल वेलोसिटी में कितने फैक्टर दिया है बोल? 4। पहला फैक्टर किसका है? लेंथ का।
लेंथ और थिकनेस, जिस नर्व फाइबर की लेंथ और थिकनेस ज़्यादा उसमें वेलोसिटी ज़्यादा, और जिसकी कम है उसमें वेलोसिटी कम। दूसरा फैक्टर दिया वार्म ब्लडेड हो या कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। वार्म ब्लडेड एनिमल लाइक होमियोथर्म्स में वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन क्या होती है, फास्ट, और पोइकिलोथर्म्स या फिर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में स्लो होती है उनकी बनिस्बत। तीसरा फैक्टर आपको दिया हुआ है बेटा, वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री है। वॉलेंट्री कंडक्शंस कैसे होते हैं, फास्ट होते हैं। वैल्यू भी दिया हुआ है, चाहिए तो अंडरलाइन कर ले, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। 100 से 120 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और जो इनवॉलेंट्री है, मतलब जो ऑटोनोमिक है, जो खुद ब खुद कर रहे हैं, वहां पर कंडक्शन कैसा होता है, स्लो होता है, 10 से 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। और चौथा फैक्टर दिया माइलिन शीट है या नहीं है। अगर माइलिन शीट है, माइलिनेटेड न्यूरॉन है या मेडुलेटेड न्यूरॉन है, तो इम्पल्स कैसा होगा, फास्ट, और नहीं है तो स्लो। मैंने आपको रेशियो भी बताया, कितना रेशियो है बोल, 50:1। माइलिनेटेड में 50 गुना ज़्यादा तेज इम्पल्स का ट्रैवल होता है, कंडक्शन होता है। इवन मैं तो आपको ऐसे कंडक्शन का नाम भी बता चुका मेरे ख्याल से कल, साल्टेटरी कंडक्शन बताया था ना, जब नोड टू नोड जंप होता है इम्पल्स, क्या बोलते हैं उसको, साल्टेटरी। और सीधा सीधा जा रहे तो कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस और साल्टेटरी कंडक्शन में कौन सा कंडक्शन फास्ट होता है, साल्टेटरी फास्ट होता है, 50 गुना ज़्यादा फास्ट होता है कंटिन्यूअस की बनिस्बत। सबको एकदम अच्छे से समझा, इज इट वेरी मच क्लियर। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी की सारी 9 प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर समझा दिया। आई होप आप सबको समझा होगा अच्छे से। अभी नेक्स्ट क्या है बेटा, देख, साइनैप्स। आप किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, साइनैप्स। तो सर साइनैप्स की हेडिंग तो पहले थी, मैंने जानबूझ के पहले नहीं पढ़ाया, क्योंकि साइनैप्स की हेडिंग पहले दिया है, फिर बीच में नर्व फाइबर की प्रॉपर्टी दिया है, और फिर दिया है टाइप्स ऑफ साइनैप्स। तो पहले हमने प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर पढ़ लिया, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइनैप्स और टाइप्स ऑफ साइनैप्स, दोनों को साथ में पढ़ेंगे। 2 टाइप के साइनैप्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स और केमिकल साइनैप्स। सबको एकदम अच्छे समझ में आ रहा है। थोड़ा मेरे को 5 मिनट का ब्रेक दो, मैं कुछ खा लूँ, नहीं तो मेरे पेट के अंदर का जो स्टमक है ना,